एपिसोड 601। क्या हम कम से कम स्वर्गीय संकट आने तक रुक सकते हैं? औरतों ने अपनी दक्ष से पूछा, जिसने सिर हिलाया। नहीं, मैं पहले ही डीटेल को पढ़ रहा हूँ, यह आ सकता है। चिंता मत करो, मैं अपनी खुद की इच्छा कभी नहीं रख सकता हूँ। जल्द ही मैं ही तुम दोनों से मिलूंगा, लाज चेन ने जवाब दिया और दोनों महिलाओं को आगे बढ़ाया, गले लगाया और फिर उन्हें वापस भेज दिया। एक बार फिर अकेले रहने के बाद दक्ष ने सम्राट सर्प की ओर देखा, जो इधर उधर उड़ रहा था। तो दोस्त, अब कहाँ जाना है? सर्प सम्राट ने अरन है सिलेक से पूछा। वहां नहीं, तुम भी वापस जा रहे हो? मैं अपने आसपास कोई कष्टल नहीं चाहता और तुम उनमें से एक हो, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया और वह सांप सम्राट के करीब चला गया। सांप सम्राट ने अपना हाथ पकड़ लिया। दक्ष ने धीरे से कहा, चाहे तुम भी इतनी परेशान करने वाले और बेतुके क्यों ना हो, लेकिन तुम फिर भी मेरे दोस्त हो, इसलिए साथी भी सुरक्षित रहने की आजादी है। दक्ष को अपना दोस्त कहते हुए हैरान हो गया स्नेक मोना को अपने अंदर कुछ महसूस हुआ। उसे समझ तो नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन उसके दिल में एक तरह की खुशी थी। चिंता मत करो, यहाँ तक कि आकाशीय बिजली भी नुकसान पहुंचा सकती है। वह दक्ष का जवाब दे रहा था, लेकिन बीच में ही वह गायब हो गया, क्योंकि उसे बाकी लोगों के साथ जानवरों के इलाके में भेज दिया गया था। दक्ष ने रॉयल पैलेस के गार्डों की ओर देखा, जो उसकी ओर देख रहे थे। उसने इस राज्य से जो भी धन प्राप्त किया था उसे बाहर निकाला और रक्षकों की ओर फेंक दिया। मजे करो और अपना कर्तव्य ठीक से निभाओ। जी शान के पिता को सलामत रखो। हालांकि यह अजीब था कि वह गार्डों को इतना अधिक भुगतान कर रही थी, लेकिन उसने इसे एक तरह की मुक्ति के रूप में माना। उसे अपने रास्ते पर आने के लिए साजन भर में कई गार्डों को पीटना पड़ा। उसे लगा कि इस बार गार्ड्स को कुछ करना चाहिए। उसके पीछे एक अंतरिक्ष द्वार खुला, जिसके भीतर प्रवेश द्वार वह गायब हो गया। दक्ष फेयर एक माउंटेन सीरीज में दिखाई दी। यह वह स्थान था जहां वह थंडर ब्लेड लिपी थी और यही वह स्थान था जहां उसे सफलता मिलने वाली थी। जैसे ही लैन चेन शान के साम्राज्य से गायब हो गया, चार दूत लैन चेन की आहा के साथ वहां पहुंच गया। आभा यहाँ एक बार फिर गायब हो गई। ऐसा लगता है कि उसने फिर से टेलीप चलाया, अपनी खोज जारी रखी। पहले दूत ने कहा, एक एक दिशा ले, वह बहुत दूर टेलीप नहीं कर सकता। जैसे ही आपको उसकी आहा मिले, दस्तावेजों को संकेत मिलता है। चारों दूत अलग अलग दिशाओं में फैले हुए हैं। लंबी श्रृंखला एक उजाड़ पर्वत की चोटी पर चट्टान थी, जहां कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। वह अंततः अपने अंतिम सफलता का प्रयास कर रही थी। वह अमर दुनिया में आप रिटेन जा रही थी। वह मूल शुद्ध पुष्प को बाहर निकालता है ताकि वह उस पुष्प की ऊर्जा को ग्रहण कर सके और दहलीज तक पहुंच सके। उसने गहरी सांस लेकर अपने हृदय को शांत किया। जून में ये प्रयास करने जा रहा हूँ, कोई और अंतिम क्षण की सलाह? दक्ष ने जून से पूछा। रहे, ध्यान केंद्रित करें और डरे नहीं, आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। साथ ही याद रखें, आप जो भी देखें हमेशा याद रखें कि आपने कभी गलत नहीं किया था। आपने जो भी किया वह आपको हमेशा सही बनाता है। आप आगे बढ़ने के हकदार हैं। अपने वंश पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। जून ने दक्ष से कहा, तुम सही हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ और मैं पास हो जाऊंगा। दक्ष ने जवाब दिया और अपनी दादी भींच ली। उसने अपनी उंगली बंद कर ली और फूलों से क्यूई को लेना शुरू कर दिया। बस थोड़ी सी बात ही उसे दहलीज तक ताज़ा करने के लिए पर्याप्त थी। आकाश में काले बादल छाने लगे, यहाँ तक कि गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनी दे रही थी, मानो बादल दक्ष पर गा रहे हो। न केवल पर्वतीय क्षेत्र बल्कि दक्ष के आसपास हजारों मील का क्षेत्र काला वर्षम से बड़ा हुआ था। जिसने भी पुरालेख देखा वह चकित होकर रह गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। जब अभी कुछ देर पहले आकाश साफ था तो बादल इतनी तेजी से कैसे चले गए? बादल सामान्य नहीं थे, बल्कि बादल बेरंग लग रहे थे। इस महाद्वीप में एक भी व्यक्ति को नहीं पता था कि इन क्रिसमस का मतलब क्या है। अन्य महाद्वीपों के विपरीत यह एक बहुत ही महाद्वीप था। यहाँ सिर्फ कुछ ही लोग स्वर्ग के अनुभवों में घुसे हुए पाए गए थे। संत अनुभवों की तो बात ही छोड़ दीजिए। चारों दूत अभी बाहर ही निकले हुए थे कि उन्हें बेरंग बादल नीचे दिखाई दे रहे हैं। वे तुरंत समझ गए कि इसका क्या मतलब है। कोई आस्था संत क्षेत्र में बौद्ध धर्म की कोशिश की जा रही है। दूतों ने बड़बड़ा हुए दिवाली के बीच की ओर उड़ना शुरू किया ताकि पता चल सके कि वह कौन है। उन्हें पक्का अनुमान था कि यह संभावित दक्ष वही थी जिसे वे खोज रहे थे। दूत शीघ्र ही का कथाओं के केंद्र के पास पहुंचे और घाट से आगे की ओर देखने लगे। हम देर से आए हैं, ये शुरू हो गया है। वे बन है सिकोरना बुदाए। वे लंबी श्रृंखला को एक पहाड़ की चोटी पर बंद करके बैठे हुए देख सकते थे, लेकिन वे उसके पास नहीं जा सकते थे। लंबी श्रृंखला के चारों ओर हजारों बिजली गिर रही थी। बिजली के बोल्ट बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वे दक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थे। इसके बजाय वे किसी भी विदेशी को नष्ट करने के लिए थे जो दक्ष तक कनेक्शन की कोशिश कर रहे थे। किसी के करीब यदि वे पास गए और उनमें से कोई भी बिजली गिरी नहीं तो वे बड़ी मुसीबत में फंस गए, क्योंकि बिजली से उनकी मृत्यु भी हो सकती थी और बिजली के सामने कोई भी खजाना उपयोगी नहीं था। स्वरचित से दक्ष जिस बिजली का सामना किया जा रहा था वह इससे प्रभावित थी और यह केवल उसके लिए एक परीक्षा थी कि वह इसे तोड़ने के योग्य क्या है। अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरे दूत ने पहले से पूछा। हम इंतजार करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? पहले दूत ने पूछा
था, चलो वह आगे बढ़ने का इंतजार कर रही है, अगर वह सफल होती है तो हम उसकी प्राथमिक देखभाल कर सकते हैं और अगर वह सफल होती है तो भी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह मर चुका है, प्रथम दूत ने दूसरे से कहा और अपनी बाहें मोड़ ली। वे निर्णय लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी ओर दक्ष को इसका बिल्कुल भी डांसा की बात नहीं थी कि उसके आउटफिट गिर्द गिर्दों की तरह के लोग इंतजार कर रहे थे। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका स्टूडियो गिरद कुछ ऐसा भी था जो उसे नौकरी के रूप में सुरक्षित रख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सड़ी संवेदनाएं खत्म हो गई और वह मछली पकड़ने में तैरने लगी। सन्नाटे में अंततः उसे एक आवाज दी गई, ओह आप फिर यहाँ है, स्वागत है। हाँ लांग दिया, दक्ष ने आश्चर्य से कहा, क्या मैं फिर से असली रक्तवंश मंदिर में हूँ? ये सही है, तुम फिर से यहाँ हो, दक्ष के सामने आए लड़के ने उत्तर दिया। इस समय मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। आप यहाँ मंदिर में न्याय के लिए आए हैं? लंग दयान ने उत्तर दिया, हम न्याय करने से आपका क्या मतलब है? मैं वही कहना चाहता था जो तुमने सुना। अपने शरीर से बाहर रहते हुए आकाशीय गड़गड़ाहट का सामना करो, यहाँ तुम्हारी आत्मा भी एक परीक्षा से गुजरेगी, दोनों में से किसी भी परीक्षा में असफल होने पर तुम मर जाओगे। लॉन्ग दयान ने दक्ष से कहा। जब उनके आसपास का स्थान बदल गया फिर उन्होंने खुद को एक खाली कमरे में पाया। पहली परीक्षा आपकी पवित्रता की परीक्षा होगी, ये देखना होगा कि आपकी आत्मा कितनी शुद्ध है। क्या आप समझ गए? फिर तराजू पर आगे कदम बढ़ाए, एक तरफ आपकी आत्मा होगी और दूसरी तरफ निर्णय देने वाली छुरी होगी। जब तक आपकी आत्मा न्याय करने वाले चाकू से हल्की है तब तक आप पहली परीक्षा पास कर लेंगे, लेकिन अगर यह भारी है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा भ्रष्ट है। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और उस तराजू पर कदम रखा जहां लंग तियानो के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था। उसने जो कुछ भी किया वह अपने परिवार और अपने अस्तित्व के लिए था। उसे यकीन था कि ब्लडलाइन मंदिर उसे नहीं मारेगा। जैसे ही दक्ष ने तराजू पर पैर रखा तराजू के दूसरी ओर एक चाकू प्रकट हुआ। तराजू का संतुलन बदलने लगा क्योंकि शुरू में चाकू भारी लग रहा था, लेकिन जल्द ही दक्ष की आत्मा नीचे गिरने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा अपने पापों के कारण न्याय के चाकू से भारी हो गई थी। वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। क्या वह सचमुच परीक्षा में असफल हो गया था? क्या उसकी आत्मा सचमुच अशुद्ध थी जैसा कि मैंने उम्मीद की थी? तुम वास्तव में अशुद्ध हो, तुम रक्त मंदिर के उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं हो। लंग तियानो पिंजरा हवा में से निकला और दक्ष को फंसा लिया। बस अपने पिछले कई सालों के सफर पर नजर डालिए। आपने बेगुनाह लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद की। असल में लाखों बेगुनाह लोगों का खून आपके हाथों पर है और आपने वाकई सोचा कि आपकी आत्मा शुद्ध हो सकती है? हाँ, हास्यास्पद है। तुम सबसे भ्रष्ट और सबसे नीच इंसान हो जिसे मैंने कभी देखा है। लंग तियानो लगा, तुम गलत हो। मैंने वह सब इसलिए किया क्योंकि मुझे करना था। इस दुनिया में अगर मैंने वे कुछ कदम नहीं उठाए होते तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। ये सब मेरे परिवार की खातिर था। दक्ष ने घोषणा की। ओह, अपने परिवार की खातिर? तुमने लाखों अन्य परिवारों को मार डाला, क्या यही तुम्हारा औचित्य है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सच में बुरे हो, कोई और कारण नहीं है। और अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए यहाँ फंस जाने का समय आ गया है। मैं फिर से अपने शरीर पर कब्जा कर लूंगा और मैं ब्लडलाइन मंदिर का वारिस बनूंगा। लंग तियानो की और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आए। रुको, मुझे पता है कि तुम बुरी नहीं हो, मैं गलत नहीं हो सकता। पिछली बार जब मैं तुमसे मिला था तो मुझे यकीन हो गया था तुम एक सच्चे इंसान हो। ये असली नहीं हो सकता। दक्ष ने घोषणा की। हाँ, अगर मैं असली नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? तुमने मुझे आखिरी बार तब देखा था जब मैं अभिनय कर रहा था। मैं उस समय का इंतजार कर रहा था जब तुम सबसे कमजोर हो ताकि मैं आसानी से अपना शरीर वापस पा सकूं। लन कियान ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ब्लडलाइन मंदिर ने मुझे चुना और यह स्पष्ट था कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मौत के पहाड़ों पर चलना होगा। अगर उसे मौतों की चिंता होती तो वह मुझे नहीं चुनता। तुम वो? लंग तियानो माते हुए जवाब दिया। हाँ, तो फिर मैं क्या हूँ? लंग खुश होकर, तुम स्वर्गीय क्लेश के हृदय शैतान हो। तुम चाहते हो कि मैं हार मान लूं ताकि मेरा शरीर स्वर्गीय क्लेश में नष्ट हो जाए? क्या ये सही नहीं है? दक्ष ने खड़े होकर उत्तर दिया, उस व्यक्ति को घूरते हुए जो लंग तिया जैसा दिख रहा था। ओह, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो या यह एक बहाना है जो तुम अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए दे रहे हो? यह मानने का प्रयास है कि तुम सही थे। लॉन्ग उन्होंने हाथ हिलाते हुए आगे कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। दक्ष के सामने 5 पोर्टल प्रकट हुए जिनमें से प्रत्येक एक अलग दृश्य दिखा रहा था। पहले वाले को देखो। क्या तुम उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो? उसका सिर्फ एक बेटा था जो उस हवेली में नौकर के तौर पर काम करता था जिसे तुमने नष्ट कर दिया था। चूंकि उसका इकलौता बेटा चला गया है इसलिए उसे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा है। ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। क्या तुम खुद को सही ठहराने की हिम्मत कर सकते हो? उस बच्चे को देखो जो अब एक अनाथालय में रह रहा है। उन्होंने दूसरे द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा, जब तुमने एस्टेरिया साम्राज्य में लड़ाई लड़ी थी तो तुमने आधे शाही शहर को नष्ट कर दिया था। उस मासूम बच्चे के माता पिता भी उसी दिन मर गए थे। तुम्हारी वजह से वह
अब अनाथ है, क्या तुम इसे सही ठहराने की हिम्मत रखते हो? उसके माता पिता कौन थे? क्या वे सिर्फ तुम्हारे जीवित रहने के लिए जमानत थे? लन कियान ने डरते हुए पूछा। अब तीसरे पोर्टल को देखो, अनुमान लगाओ कि वह महिला कौन है। उसने तीसरे पोर्टल की ओर इशारा करते हुए पूछा। उस द्वार के अंदर एक युवती दो बूढ़ों के साथ करती हुई दिख रही थी। वह विरोध तो नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वह कौन है? दक्ष ने पूछा। फेंगशू की दुनिया में जब तुम मिंगू के भाई को मारने गए थे तब तुमने एक को मार डाला था, वह उसका पति था। चूंकि वह कर्ज में डूबी हुई थी और तुम्हारे कारण उसका पति मर गया था, इसलिए अपने छोटे बेटे का पेट पालने के लिए उस महिला को अब हर दिन ये सब सहना पड़ता है। ये सब तुम्हारे कारण है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपके दिमाग में आपकी जान ज्यादा कीमती थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपका बचना ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास ताकत थी और उनके पास नहीं थी। अब मुझे बताइए, क्या यह उचित था? यदि आप अब भी ऐसा सोचते हैं तो चौथे को देखिए। लंगतिया ने दक्ष के कार्यों के अधिक से अधिक परिणाम दिखाए जो हर किसी के दिल को हिला देने और उन्हें दुख के नरक में धकेलने के लिए पर्याप्त था, लेकिन ये दक्ष पर काम नहीं कर रहा था। ये तुम पर काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? लौंगदयान ने दक्ष से पूछा। दक्ष ने गहरी सांस ली। मुझे पछतावा नहीं हो सकता, भले ही मुझे पता है कि मैंने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की, लेकिन मुझे पछतावा नहीं हो सकता। भले ही मुझे पता है कि अगर मैं ना होता तो लाखों लोगों के लिए बेहतर होता, लेकिन मुझे पछतावा नहीं हो सकता। तुम जानना चाहते हो क्यों? दक्ष ने आह भरते हुए पूछा। क्यों? लंगतिया ने उलझन में पूछा। क्योंकि मैं कोई सहानुभूति महसूस नहीं कर सकता। दक्ष ने फिर से आहते हुए उत्तर दिया। क्योंकि मैं कोई सहानुभूति महसूस नहीं कर सकता। दक्ष ने लन कियान को सीधे जवाब दिया। जब वह ये बात कह रहा था तो उसके चेहरे पर एक तरह की उदासी थी, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह यहाँ जो कुछ भी देख रहा था उसके लिए दुखी था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसके लिए दुखी नहीं हो सकता था। आप सहानुभूति महसूस नहीं कर सकते? लौंगदयान ने पूछा। हाँ, यह है। मुझे भी इसे समझने में समय लगा, लेकिन यह वह भावना थी जो डार्क सैक्रिफाइस के बाद मैंने खो दी थी। इसका असर धीरे धीरे हुआ, दक्ष ने जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा, मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है जब मैंने जीशान को कोमा से बाहर आने पर रोते हुए देखा। भले ही मैंने उनका साथ दिया, लेकिन मैं उनका दुख महसूस नहीं कर सका। वास्तव में मुझे अपनी भावनाओं को दिखाना पड़ा। तब से जब भी कुछ बुरा होता मैं यही करता हूँ, मैं सामान्य दिखने का दिखावा करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा। तो मेरे प्यारे हॉट डेविल, मुझे नहीं लगता कि तुम जो भी कर रहे हो वह मुझ पर काम करने वाला है। भले ही यह डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग करने की सजा है, लेकिन इस समय यह मेरी ताकत है क्योंकि मैं उन चीजों जैसा कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरे दिल को प्रभावित नहीं कर सकते। उसने आगे कहा। उन्होंने कहा, यदि आपके पास कुछ और है तो प्रयास करें। ये लंगतिया को दक्ष की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ क्योंकि वह सही था। दक्ष के अंदर सहानुभूति के बिना वह बेकार था क्योंकि वह वास्तव में एक हॉट डेविल था। उसने आखिरी बार कोशिश की। हो सकता है कि तुम्हें हमदर्दी न हो, लेकिन तुम बस देखते रहो। मैं इस शरीर में तुम्हारी जगह ले लूंगा और फिर मैं तुम्हारी पत्नियों के साथ मौज मस्ती करूंगा। जब तुम यहाँ फंसे रहोगे तो अपनी पत्नियों को मेरी खिलौना बनते देखोगे। हॉट डेमन ने कहा। हाँ, जैसी की उम्मीद थी। तुम सच में दिल के शैतान हो। तुम चाहे जो भी कहो, मुझे पहले से ही यकीन है तुम मेरी जगह नहीं ले सकते। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दरार। जैसे ही दक्ष ने यह बात कही, अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई दी। दरार एक के बाद एक अधिक से अधिक दरारें दिखाई देने लगी और जल्द ही पूरा कमरा स्थानिक दरारों से भर गया। लंगकियान पर भी दरार पड़ गई थी जो हर जगह फैल गई थी। तुम भाग्यशाली हो। लंगदयानत बन गई, लेकिन बस देखो तुम्हारी ताकत जल्द ही तुम्हारी सजा बन जाएगी। जैसे ही उसने यह बात खत्म की, वह पूरे कमरे के साथ टूट गया। दक्ष ने खुद को अपने असली शरीर में पाया। वह अपनी सारी इंद्र को फिर से महसूस कर सकता था। जैसे ही उसे होश आया, उसे कड़ाके की ठंड महसूस हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और पाया कि वह तूफान के बीच में है। पूरा वातावरण ठंडा था। तुम पहले ही उठ गए, ये तो बहुत जल्दी हो गया। तो तुमने अपने हॉट डेविल को इतनी जल्दी पार कर लिया। बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि तुम वाकई बहुत मजबूत इरादों वाले हो। जून ने दक्ष से कहा जब उसने उसे जागते हुए देखा। बेशक मैं हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। उसने अभी तक उसे नहीं बताया था कि वह सहानुभूति महसूस नहीं कर सकता। उसने एक भी व्यक्ति को नहीं बताया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह महसूस कर सकता है या नहीं। वह जानता था कि उसे क्या करना है और उसे कैसे व्यवहार करना है। इसके अलावा उसके पास पहले से ही सहानुभूति खोने से पहले के विचार और विश्वास थे। यह अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा तो अभी शुरू होने वाली है, इसलिए दर्द की पूरी दुनिया के लिए तैयार रहो। जून ने दक्ष से कहा। दक्ष खड़ा हो गया, जो आगे होने वाली घटना के लिए पहले से ही तैयार था। उसे पहले ही जून से जानकारी मिल चुकी थी। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने समय की तलवार भी निकाल ली। दक्ष से काफी दूर खड़े दूतों ने उससे एक काली तलवार निकालते हुए देखा। वह मूर्ख, क्या उसे नहीं पता कि तलवार बेकार है? स्वर्ग से आने वाले 7 दंड के सामने कोई भी खजाना बेकार है। वास्तव में अपने समर्थन के लिए हथियार लाकर वह केवल संकट को और कठिन बना रहा है। पहला दूत बुदबुदा आया। बिल्कुल, जब तक हथियार हमारे सम्राट के हथियार जितना शक्तिशाली नहीं होगा तब तक इसका परिणाम केवल उसकी मृत्यु ही होगा। ऐसा लगता है कि वह नासमझ है, दूसरे दूत ने सहमति जताते हुए कहा। दूसरी ओर दक्ष दृढ़ निश्चय लग रहा था क्योंकि उसने सम की अपनी तलवार को आकाश की ओर तान रखा था। आओ, मुझे अपना सब कुछ दिखाओ, मुझे दिखाओ कि तुम क्या बेहतरीन कर सकते हो। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लिए सबसे बड़ी बाधा उसका हॉट डेविल था, इसलिए उसे अपने दिल को खुश करने
बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा इससे पहले कि वह इसे तोड़ने की कोशिश करे। अब जब ये खत्म हो गया था तो उसके लिए अगला भाग आसान था। कम से कम उसे तो यही विश्वास था। जुन ने उसे बताया था कि स्वर्गीय संकट के दो भाग हैं। पहला हृदय शैतान की परीक्षा थी। जब तक साथ खुद पर संदेह करता रहेगा वह हृदय शैतान की परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकता। जहां तक दूसरे भाग की बात है, इसमें 7 स्वर्गीय वज्र प्रहार का सामना करना था, जिनमें से प्रत्येक पिछले प्रहार से अधिक शक्तिशाली था। जून ने ये भी बताया था कि स्वर्गीय बिजली के खिलाफ हथियार का उपयोग करना जोखिम भरा था, लेकिन दक्ष को विश्वास था कि वह क्या कर रहा था। उसकी योजनाएं जून की कल्पना से कहीं अधिक भव्य थी। उनके सिद्धांतों के अनुसार समय की तलवार में उन हमलों को अवशोषित करने की क्षमता थी जो मूल से संबंधित थे। जहां तक स्वर्ग की गड़गड़ाहट की बात है, ये भी किसी हमले से कम नहीं था। इसके अलावा स्वर्ग मूल ऊर्जा से भरा हुआ था। दक्ष का मानना था कि स्वर्गीय गड़गड़ाहट भी मूल ऊर्जा से भरी होने वाली थी और इस प्रकार उसकी योजना ऐसी थी, वह उस वज्रपात को अवशोषित करने जा रहा था जो स्वर्ग उसे न्याय देने के लिए भेजने वाला था। वह कितना कुछ तोड़ सकता था इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। पहली शर्त यह थी कि यह काम करे। फिलहाल ये सब सिर्फ सैद्धांतिक था। जहां तक इसके वास्तविक उपयोग की बात है तो वह अब इसका परीक्षण करने जा रहा था। आकाश जोर से गरजा, मानो परेशान हो कि दक्ष उसे ताना मार रहा है और भी भयंकर गड़गड़ाहट होने लगी। तुम दूसरों के लिए स्वर्ग हो सकते हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिंहासन तक पहुंचने की एक सीढ़ी के अलावा कुछ नहीं हो। इसलिए आओ और मुझे अपनी ताकत दिखाओ, मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ दो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। दक्ष ने हंसते हुए दहाड़ लगाए। वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसके शरीर में एड्रेनालाइन का प्रवाह भी महसूस हो रहा था। अगर यह सफल हो जाता तो यह चमत्कार जैसा होता जैसा कि दक्ष ने कहा था। आकाश से एक वज्रपात हुआ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सारी शक्ति को अपने में समाहित कर लिया। दूरी पर खड़े अमर विश्व के सबसे शक्तिशाली योद्धा भी पहली बिजली की ताकत देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अद्भुत है, पहला बोल्ट भी उतना ही मजबूत लगता है जितना 7वां बोल्ट माना जाता है। मुझे आश्चर्य है कि 7वां बोल्ट कितना मजबूत होगा। प्रथम दूत ने बुदबुदा, या अगर वह से बच निकलने में कामयाब हो गया। पहले दूत ने कहा 7वां कम से कम 7 गुना शक्तिशाली होगा। ये स्थान के स्थान और समय को भी प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि उसका स्वर्गीय संकट इतना प्रबल क्यों है। भले ही वह हथियार का उपयोग कर रहा हो, लेकिन वह इतना प्रबल नहीं होना चाहिए। दूसरे दूत ने बुदबुदा, या जब उसने आकाश में चमकती हुई बिजली को आकाश की ओर बढ़ते देखा। बिजली का बोल स्वर्ग से त्रिशूल की तरह गिरा, लेकिन दक्ष भी अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक के साथ तैयार लग रहा था। वह स्वर्ग का सामना करने के लिए तैयार था। एक सेकंड की भी देरी किए बिना दक्ष ने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और बिजली के बोल्ट का सामना करने के लिए तैयार हो गया। बिजली का बोल्ट और तलवार आपस में भिड़ गए, प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तलवार कुछ अजीब कर रही थी। बिजली का एक भी कण तलवार से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसने पूरी बिजली के बोल्ट को पीछे कर रखा था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि बिजली की शक्ति कम हो रही थी। समय की तलवार वास्तव में बोल्ट की शक्ति को अवशोषित कर रही थी। यह ऊर्जा के विशाल कुंड को अवशोषित कर रही थी। अवशोषित ऊर्जा का कुछ भाग समय की तलवार द्वारा उपभोग कर लिया गया तथा शेष भाग दक्ष के शरीर में भेज दिया गया। दक्ष का मुंह थोड़ा सा खुला क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा बह रही है। आगे दक्ष के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली जब वह बहुत ज्यादा दर्द का सामना कर रहा था, जिससे उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। लेकिन वह जानता था कि जब तक वह दर्द के आगे नहीं झुकेगा तब तक वह नहीं मरेगा। उसे दृढ़ रहना था, उसे धीरज रखना था और होश नहीं खोना था। जब तक वह ऐसा करता रहे उसका भविष्य बेहतर रहेगा। अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए और कैसे उसे तियाशेन का सामना करने के लिए ताकत की आवश्यकता है, उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखा। जहां तक उनकी खेती का सवाल है, वह रॉकेट की तरह बढ़ रही थी। सांसारिक संघ क्षेत्र का पहला चरण, सांसारिक संघ क्षेत्र का दूसरा चरण, सांसारिक संघ क्षेत्र का तीसरा चरण जल्द ही पूरा बिजली का बोल्ट दक्ष द्वारा अवतक कर लिया गया। जैसे ही शक्तिशाली बिजली का बोल्ट गायब हुआ, दक्ष भी अपने घुटनों पर गिर गया। भारी सांस ले रहा था। वह खुद को संभालने में कामयाब रहा था। वह सफल हुए। इसके अलावा उन्होंने एक साथ कई सफलताएं हासिल की। वह अब आकाशीय संघ क्षेत्र के प्रथम चरण में था जो सांसारिक संघ के बाद आता है। उसने केवल एक बिजली के बोल्ट से 11 सफलताएं प्राप्त की थी। दक्ष ने अपने शरीर को थोड़ा आराम देते हुए गहरी सांस ली। दुर्भाग्य से स्वर्ग नहीं चाहता था कि दक्ष आराम करे। आकाश में एक और भी अधिक शक्तिशाली बिजली चमकी जो दक्ष की ओर गिरी, जिसका उद्देश्य उसे पूरी तरह से नष्ट करना था। बिजली का ये बोल्ट 3 किलोमीटर लंबा था जो पहले वाले बोल्ट से 3 गुना बड़ा था। दक्ष एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और उसने गहरी सांस ली। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह आराम नहीं कर सकता। उसे बिजली के झटकों का सामना करना था, तभी वह आराम कर सकता था। क्या हुआ? वह बच गया। तीसरे दूत ने वज्र को गायब होते देखकर आश्चर्य से कहा, मुझे भी कुछ पता नहीं है। दूसरे दूत ने उत्तर दिया, जहां तक पहले दूत का प्रश्न है तो वह चुप रहा तथा उसकी भूख तन गई। दूसरा बिजली का बोल्ट भी दक्ष तक पहुंच गया, जिसने
उसने बहादुरी से अपनी समय की तलवार के साथ बिजली के बोल्ट का सामना किया। एक बार फिर तलवार और बिजली के बीच संघर्ष हुआ जिसमें तलवार की जीत हुई। दो पक्षों की लड़ाई में दक्ष मजबूत हो रहा था लेकिन वह पीड़ित भी था। जितना अधिक वह अवशोषित करता उतना ही वह बीमार महसूस करता, लेकिन वह जानता था कि वह हार नहीं मान सकता। प्रत्येक बिजली का बोल्ट उसके लिए एक आशीर्वाद था और वह किसी को भी बर्बाद नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसी समय दक्ष के साथ कुछ और भी हो रहा था। जितना अधिक वह बिजली को आत्मसात करता गया उतना ही अधिक वह बिजली के बारे में सीखता गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्गीय बिजली के बारे में उसकी समझ बढ़ती जा रही थी। स्काई सेंट दायरे का दूसरा चरण, स्काई सेंट दायरे का तीसरा चरण, स्काई सेंट दायरे का 10वां चरण। दक्ष की साधना लगातार बढ़ती जा रही थी। वह मिनटों में वह साधना प्राप्त कर रहा था जिसे प्राप्त करने के लिए साधक हजारों सालों तक मेहनत करते हैं। और उसने अभी अभी दूसरी बिजली को अवशोषित किया था। जैसे ही दूसरा बिजली का बोल्ट गायब हुआ, दक्ष पिछली बार की तरह नहीं बैठा। उसे पता था कि अब आराम नहीं है। जितनी जल्दी वह काम खत्म करेगा उतनी ही जल्दी वह आजाद हो सकता है। उसने फिर से अपनी तलवार आसमान की ओर उठाए और फिर से चुनौती दी, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? एक और बिजली का बोल्ट आकार ले चुका था। इस बार यह न केवल लंबा था बल्कि मोटा भी था। ये बोल्ट उस पहाड़ जितना मोटा था जिस पर दक्ष खड़ा था। हे भगवान, मुझे लगता है कि अब तुम्हें स्वर्ग को चुनौती देना बंद कर देना चाहिए। तुम्हारी हालत पहले से ही स्थिर नहीं है। जून ने दक्ष को याद दिलाया, हाँ इसमें क्या मजा है, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे जितनी ताकत मिल सकती है मैं चाहता हूँ, मैं सब कुछ निगल जाना चाहता हूँ। दक्ष ने फिर से गर्व से स्वर्गीय बिजली का सामना करते हुए कहा, मुझे सब कुछ लेने दो, मुझे जितना दे सकते हो दे दो। क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। तीसरी बिजली पहली बिजली से कम 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तीसरे दूत ने फिर से उलझन में पूछा, अमर दुनिया से होने के बावजूद वे इस घटना को समझ नहीं पाए, वे सुन नहीं पाए कि दक्ष पहाड़ पर क्या चिल्ला रहा था। शायद स्वर्ग सचमुच उस आदमी को खत्म करना चाहता है। दूसरे दूत ने कहा, किसी भी हालत में हमारे लिए यही बेहतर होगा कि वह मर जाए। स्वर्गीय संत क्षेत्र का पहला चरण, स्वर्गीय संत क्षेत्र का दूसरा चरण, स्वर्गीय संत क्षेत्र का 5वां चरण, अमर संत क्षेत्र का पहला चरण। यहाँ तक कि तीसरी बिजली भी अवशोषित कर ली गई जिसने दक्ष को अमर संत क्षेत्र में पहुंचा दिया। दक्ष की सांस धीमी थी लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह दृढ़ थी। वह सब खत्म करना चाहता था। सिर्फ 4 बचे थे। मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, दक्ष ने जोर से कहा। अपनी ऊर्जा इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए उन्होंने अधिक ऊर्जा पाने के लिए एक जीवन रक्षक गोली भी निगल ली। मैं तुम पर शासन करने के लिए बना हूँ, कोई और नहीं, मुझे वही मिलेगा जो मैं चाहता हूँ और तुम भी मुझे रोक नहीं सकते, दक्ष ने दहाड़ हुए कहा। अभी भी हेवन को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसके पास सिर्फ 4 बिजली के बोल्ट बचे थे और वह चाहता था कि वे ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। आकाश में एक और चमक दिखाई दी जब बादलों के बीच से एक बिजली का ड्रैगन निकला। क्या वह ड्रैगन है? दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। ड्रैगन, दक्ष ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। एक पल के लिए तो उसे ऐसा भी लगा कि वह सपना देख रहा है। आसमान में एक ड्रैगन घूमता हुआ दिखाई दे रहा था जो पूरी तरह से बिजली से बना हुआ था। क्या ये न्याय का ड्रैगन है? यहाँ क्या हो रहा है? ये केवल उस संकट में दिखाई देता है जो किसी के अमर संत क्षेत्र को तोड़ने के बाद आता है, लेकिन यह आदमी सांसारिक संत क्षेत्र के संकट से गुजर रहा है। दूसरे दूत ने ड्रैगन को देखकर चौंक कर कहा, दक्ष मुझे लगता है कि हम खतरे में है। असल में मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी चाल काम करेगी और तुम इतनी सारी चीजों को तोड़ पाओगे, लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है। झुन ने दक्ष से चिंतित होकर कहा, जैसे स्वर्ग संकट तब आता है जब कोई सांसारिक संत क्षेत्र में प्रवेश करता है, वैसे ही एक संकट तब आता है जब कोई व्यक्ति अमर संत क्षेत्र में प्रवेश करता है। आपने इतनी सफलताएं प्राप्त की कि आप दूसरी दहलीज तक पहुंच गए। उसने कहा, कृपया मुझे यह मत कहिए कि आप कह रहे हैं कि मुझे एक साथ 2 कष्टों से गुजरना होगा। दक्ष ने भो सिकुड़ागढ़े से क्या है? दक्ष ने भो सिकुड़ागढ़े, इस संकट के साथ बिजली के बोटों की तरह आपको अगले एक में 3 ड्रैगन का सामना करना पड़ेगा। जब आप पहले बिजली के ड्रैगन पर काबू पा लेंगे तभी दूसरे आएंगे। जुन ने समझाया। हाँ, मुझे नहीं पता कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। मुझे पहले से ही बिजली के बोल्ट को दूर रखने में कठिनाई हो रही है। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन अब मुझे ड्रैगन्स का भी सामना करना पड़ेगा। मुझे वास्तव में दुखी होना चाहिए, दक्ष ने हंसते हुए कहा, लेकिन इसके बजाय मैं उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। मुझे दुख था कि मैं केवल 7 बिजली के बोल्ट ही झेल सकता हूँ, लेकिन अब ड्रैगन भी आ गए हैं। ये कमाल है मेरे लिए और ताकत। उन्होंने उत्साहित महसूस करते हुए आगे कहा, मैं यह मौका नहीं छोड़ सकता, मुझे और आगे बढ़ने दो, मुझे अपनी पूरी ताकत दो, मुझे सब कुछ दो, मुझे ये सब चाहिए, दक्ष ने आसमान की ओर दहुए कहा। उसकी दहाड़ सुनकर बिजली के ड्रैगन ने भी दहाड़ लगाए और दक्ष की ओर देखा। दक्ष की दहाड़ के विपरीत ड्रैगन की दहाड़ पूरे महाद्वीप में गूंज उठी, जिससे हर कोई डर गया। यहाँ तक कि एकमात्र स्वर्ग क्षेत्र संप्रदाय गुरु जिसे दक्ष ने जीवित छोड़ा था, उसे भी ऐसा लग रहा था कि वह केवल दहाड़ से ही दम घुट रहा है। भले ही वह उस स्थान
स्थान से हजारों मील दूर था जहां ये सब हो रहा था। ड्रैगन की दहाड़ से अप्रभावित रहने वाले केवल 4 दूत थे। वे अमर दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे और वे बहुत पहले ही अपने संत दायरे के कष्टों को पार कर चुके थे। वे इस दहाड़ के विरुद्ध स्वयं को नियंत्रित कर सके। बिजली के ड्रैगन आज भी उतने ही भयंकर हैं जितने मेरे समय में थे, या उससे भी ज्यादा। वास्तव में वे और भी ज्यादा उग्र दिखते हैं। ये बच्चा शायद जल्द ही मर जाएगा, तीसरे दूत ने भों कहा। मैं इस बारे में इतना निश्चित नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि उस लड़के के बारे में क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। मेरा मतलब है वह अभी सांसारिक संत क्षेत्र में पहुंचा है, लेकिन उसका संकट हमारे संकट से कई गुना ज्यादा है। पहले दूत ने अपना सिर हल्के से हिलाते हुए कहा। उसने आखिरकार बात की। केवल इतना ही नहीं, वह इतने लंबे समय तक जीवित भी रहा। मुझे लगा कि वह स्वर्गीय दानव रक्त वाला एक मानव है, लेकिन हो सकता है कि वह शुद्ध रक्त वाला हो और बिल्कुल भी मानव ना हो। फिर भी यह समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि हम केवल उसके रहस्यों को जानने के लिए उसे पकड़ सकते हैं, उसने आगे कहा। भूसुर ने इस महाद्वीप पर लगभग सभी को प्रभावित किया था, लेकिन दक्ष भी इससे अप्रभावित था। वह अभी भी ड्रैगन का सामना करने के लिए खड़ा था। वास्तव में वह ड्रैगन को दुश्मन की तरह देखने के बजाय उसे भोजन की तरह देख रहा था। आसमान में चौथी बिजली भी चमकी। यह पिछली बिजली से बड़ी नहीं थी, बल्कि यह लगभग उसी आकार की थी, लेकिन यह थोड़ी घनी लग रही थी। इसका रंग भी गहरा था। बिजली का बोल्ट एक बार फिर दक्ष पर टूटकर गिरा, जिसने सीधे हमले का सामना किया। उसने अपने पैर जमीन पर मजबूती से जमाए रखे और प्रभाव के लिए तैयार रहा। बिजली और तलवार एक बार फिर टकराए और परिणाम वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। बिजली के बोल्ट की ऊर्जा कम होती जा रही थी, क्योंकि इससे समय की तलवार ने लालच से अवशोषित कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी इतनी स्वादिष्ट ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया था। यही सब है। अगर तुम्हें लगता है कि यह मुझे नीचे गिरा सकता है तो फिर से सोचो। दक्ष ने पीछे हटने से इनकार करते हुए कहा। वह खुद को और अधिक आत्मविश्वास देने के लिए भी ऐसा कह रहा था। उसके अंदर एक हिस्सा था जो चिंतित था, सोच रहा था कि वह मर सकता है, इसीलिए वह ऐसी गर्व भरी बातें कह रहा था ताकि उसे यकीन हो जाए कि यह सब कुछ नहीं है। वह स्वर्ग का भी सामना कर सकता है। यही बात वह अपने दिमाग में बार बार दोहराता रहता था। बिजली का बोल्ट भी दक्ष द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। भले ही बिजली का बोल्ट पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन न दक्ष ने शुरुआती वाले की तुलना में इसे अवशोषित करने का कोई आसान तरीका ढूंढ निकाला जिससे उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि वह मर रहा है। मुझे लगता है कि मैं जितना अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा, बोल्टों को अवशोषित करना मेरे लिए उतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि चाहे जो भी हो वे पहले संकट से आए हैं और मैं पहले से ही दूसरे संकट का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हूँ। दक्ष ने एक और जीवन चिकित्सा गोली निगलते हुए कहा। हालांकि अब बोल्ट को अवशोषित करना थोड़ा कम मुश्किल था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह उसके लिए आसान था। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का हर कण टूट रहा है, लेकिन ये पिछली बार जितना बुरा नहीं था। वह अभी भी टिक सकता था। उनकी सफलताएं तब भी जारी रही जब वे अमर संत क्षेत्र के 10वें चरण तक पहुंचे। उसके बाद उनकी सफलताएं रुक गई। तुम्हारी बिजली वाकई कमजोर हो रही है। चलो, यही तुम्हारी सबसे अच्छी बिजली थी। तुम कुछ भी नहीं हो। लोगों ने तुम्हें बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया, दक्ष ने फिर से कहा। आसमान की ओर देखते हुए तभी एक और बिजली चमकने लगी। दक्ष ने बिजली के बोटों का सामना किया और अधिक शक्तिशाली होता गया, क्योंकि उसका शरीर अचानक बढ़ी हुई ताकत का आदी हो गया था। जल्द ही 7वें बिजली के बोल्ट की बारी आई, जिसका भी वही हश्र हुआ और वह दक्ष द्वारा अवशोषित कर लिया गया। दक्ष ने 7वें बिजली के बोल्ट को भी अवशोषित कर लिया, जिससे वह अगले क्षेत्र में पहुंच गया। पिछली बार वह अमर राजा के दायरे में पहुंच गया था, लेकिन अब वह 10वें चरण का अमर सम्राट था। दक्ष के शरीर का प्रत्येक कण अत्यधिक शक्ति से भरा हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने इतनी बड़ी सफलताएं हासिल की थी कि वह गिनना भी भूल गया था। वह बस इतना जानता था कि अमर दुनिया में प्रवेश करने पर वह दूसरों की तरह कमजोर नहीं होगा, के बजाय वह बहुत मजबूत होने वाला था। अब भी उसे ड्रैगनस को अवशोषित करना था। चूंकि 7 बिजली के बोल्टों को दक्ष द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, अंत में बिजली के ड्रैगन की बारी थी। दक्ष जानता था कि यह पहले से अलग होने वाला था। बिजली के ड्रैगन मजबूत साधकों के लिए बनाए गए थे। जब वे दूसरी सीमा पर पहुंच गए थे और दक्ष ने ऐसा किया था, उसे विश्वास था कि वह जानता था कि क्या होने वाला है। तीसरी सीमा क्या है? मेरा मतलब है अगले संकट को आमंत्रित करने के लिए मुझे कितना आगे बढ़ना होगा ताकि मैं उसे भी खा सकूं। दक्ष ने जून से पूछा, क्योंकि उसने एक और जीवन उपचार की गोली निगल ली थी। इससे न केवल उनके घाव ठीक हुए, बल्कि उन्हें अधिक शक्ति और सहन शक्ति भी मिली। वह जीवन दयनीय बहुमूल्य गोलियों को अपने तात्कालिक भोजन के रूप में प्रयोग कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि आप केवल 3 बिजली वाले ड्रैग को अवशोषित करके उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। वो स्तर पहले 2 स्तरों के विपरीत बहुत बाद में आता है। मुझे लगता है कि यह 3 ड्रैगन ही मेरे खाने के लिए है। ये ठीक है, मैं अपने अगले संकट का इंतजार करूंगा जब भी वह आएगा, दक्ष ने भौं सरते हुए कहा। उसने आकाश में उड़ रहे विशालकाय ड्रैगन
ड्रैगन को देखा जो दक्ष को घूर रहा था। तुम क्या देख रहे हो? मेरा छोटा सा सांप भी तुमसे ज्यादा डरावना है छोटे दोस्त। दक्ष ने दहाते हुए बिजली के ड्रैगन को देखा। ड्रैगन ने इसे और सहन नहीं किया और अंततः वह बार बार डरते हुए दक्ष की ओर नीचे आने लगा। अल्पविराम 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 अल्पविराम, यह आ रहा है। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे होगा, पहले दूत ने भौं सिकुड़ते हुए कहा। वैसे मुझे लगता है कि मुझे एक अनुमान है कि ऐसा क्यों हुआ, उसने अचानक कहा। ड्रैगन क्यों दिखाई दिया? मुझे एक अंदाजा है। क्यों? दूसरे बुजुर्ग ने पूछा। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उसने क्लेश को आमंत्रित किया तो वह सांसारिक संत क्षेत्र में प्रवेश कर गया, लेकिन रास्ते में वह कई बार टूट गया और दूसरे क्लेश को आमंत्रित किया। पहले दूत ने कहा, वह इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? शुद्ध मूल के फूल भी इतनी तेजी से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते तो कैसे? तीसरे दूत ने आश्चर्य से कहा, केवल वही इसका उत्तर दे सकता है और हमें अपने उत्तर पाने के लिए उसे जीवित पकड़ना होगा, इसलिए आशा है कि वह जीवित रहे। पहले दूत ने आकाश में ड्रैगन की ओर देखते हुए कहा। ड्रैगन ने अपना मुंह खोला जैसे कि वह दक्ष को जिंदा निगलने को तैयार था, लेकिन यह वही समय था जब दक्ष को एक परिचित ऊर्जा का एहसास हुआ। समय की तलवार एक बार फिर काली रोशनी में चमकने लगी, जैसे वह पहले भी कई बार चमक चुकी थी। जैसे ही तलवार सक्रिय हुई, तलवार से एक काली आभा निकली जो दक्ष के सामने एक काली ढाल की तरह प्रतीत हुई, जो आकाश में मौजूद ड्रैगन से भी अधिक चौड़ी थी। दक्ष की ढाल ने उस पहाड़ से भी अधिक क्षेत्र को घेर रखा था जिस पर वह खड़ा था। चाहे ड्रैगन ने कितना भी बड़ा मुंह खोला हो, वह दक्ष की ढाल की तुलना में कुछ भी नहीं था। ड्रैगन ढाल से टकराया लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका। इसके बजाय बलि का ड्रैगन दर्द से दहाड़ता हुआ लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी ताकत एक ब्लैक होल द्वारा खा ली जा रही है। बाधा ड्रैगन की ताकत को खाती रही और उसे दक्ष में स्थानांतरित करती रही। इस प्रक्रिया में उसने ड्रैगन की कुछ शक्ति भी अपने लिए अवशोषित कर ली। अल्पविराम जितना ज्यादा यह अवशोषित होता गया, तलवार उतनी ही ठीक होती गई। जैसे जैसे यह अपने असली रूप में लौटने की कोशिश करती गई, इसकी की जंग धीरे धीरे गायब होने लगी। ऐसा नहीं लगता था कि यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी। जैसे जैसे समय की तलवार से जंग हटती गई, तलवार पर कुछ और प्राचीन अक्षर दिखाई देने लगे। वह अंधेरी बाधा क्या है? ये कहां से आए? क्या ये कोई खजाना है या स्वर्गीय राक्षस? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उस चीज का इस्तेमाल करके उसे तोड़ रहा है? यहाँ तक कि बिजली का ड्रैगन भी उसे नहीं तोड़ सकता। शायद जैसा कि मैंने कहा, अनुमान लगाने से कोई फायदा नहीं है, बस तब तक इंतजार करो जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते। जब दक्ष ने बिजली के ड्रैगन को अवशोषित कर लिया तो अमर दुनिया के दूत अधिक से अधिक आश्चर्यचकित हो गए। दिव्य राजा क्षेत्र का पहला चरण, दिव्य राजा क्षेत्र का दूसरा चरण, दिव्य राजा क्षेत्र का तीसरा चरण, दिव्य राजा क्षेत्र का चौथा चरण, दिव्य राजा क्षेत्र का पांचवा चरण, दिव्य राजा क्षेत्र का नौवां चरण। दक्ष ने आगे बढ़ते हुए और भी सफलताएं हासिल की। जब तक ड्रैगन पूरी तरह से गायब हो गया तब तक वह दिव्य राजा क्षेत्र के 9वें चरण में था। जैसे ही अवरोध दिखाई दिया, दक्ष को जानवरों को संभालने में आसानी हुई, लेकिन उसके शरीर के अंदर आंतरिक उथल पुथल थी जिससे लगातार दर्द हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसा भी था जो हुआ था, दक्ष के मार्शल स्रोत के अंदर एक नया कानून बीज बन गया था। जहां तक नए कानून के बीज की बात है तो वह कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय बिजली का कानून का बीज था। इतनी सारी बिजली को अवशोषित करने के बाद बिजली के बारे में उसकी समझ भी बहुत बढ़ गई थी। वास्तव में उसने जो प्रकाश का नियम सीखा था वह कोई साधारण प्रकाश का नियम नहीं था, ये स्वर्गीय प्रकाश का नियम था जो उससे भी अधिक शक्तिशाली था। दुर्भाग्य से चूंकि उसने इसे लॉ से नहीं समझा था, इसलिए उसने अपने आप कोई विशेष कौशल हासिल नहीं किया। जहां तक कौशल की बात है तो उसे उन्हें खुद ही सीखना पड़ा। लेकिन दक्ष के दिमाग में यह आखिरी बात थी, क्योंकि वह पहले से ही इस बात से खुश था कि उसने आज कितना कुछ हासिल किया है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका जन्मदिन है और भगवान उसे वह सब कुछ दे रहे हैं जो उसने कभी मांगा था। दक्ष सिर्फ उच्च साधना चाहता था और यह बिल्कुल सही समय पर हुआ। अब उसके पास अपने वंश के खिलाफ एक लीड है। उसकी रक्त रेखा सांद्रता अभी भी 100% तक पहुंचने से बहुत दूर थी, जो तिया शेन को जगाने वाली थी। उसने जो सफलताएं हासिल की उसके बाद अब उसके पास बढ़त थी। वह हर चीज के लिए समय की तलवार का शुक्रिया अदा करने से खुद को रोक नहीं पाया। ताकत को अवशोषित करने और उसे और मजबूत बनाने की विशेषता के साथ यह उसके लिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छी कलाकृति थी। वह इससे बेहतर कुछ नहीं मांग सकता था। वास्तव में अगर उससे कहा जाता कि वह बाकी सभी कलाकृतियां फेंक दे और सिर्फ यही एक हथियार रखे तो उसे लगता था कि वह दोबारा नहीं सोचेगा। दक्ष ने स्वर्गीय वज्र का अपना विधि बीज तैयार कर लिया था जिससे उसका शरीर बिजली की ऊर्जा के अनुकूल हो गया था। अंततः उसे अधिक आराम महसूस होने लगा, मानो उसका शरीर ठीक होने लगा हो। स्वर्गीय बिजली ड्रैगन की हिंसक ऊर्जा को समय की तलवार द्वारा शुद्ध किया गया था, जिसे दक्ष द्वारा अवशोषित किया जा सकता था, लेकिन फिर भी वह अपने अंदर उस अराजक ऊर्जा को महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने स्वर्गीय प्रकाश का कानून बीज बनाया, उसके शरीर के अंदर की अराजकता शांत हो गई। उसने फिर से एक जीवन रक्षक गोली खा ली और अपने चारों ओर लगे अवरोध के पार आकाश की ओर देखने लगा। एक और ड्रैगन आसमान में दिखाई दिया जो बेतहाशा दहाड़ रहा था। इस बार
ड्रैगन के दो लंबे सीन थे जो खुद दो वज्र की तरह लग रहे थे। दूर के शहर में रहने वाले लोग भी आसमान में ड्रैगन को देख सकते थे। वे सभी अपनी जान के लिए डरे हुए थे और सोच रहे थे कि क्या देवता आखिरकार उनकी दुनिया को नष्ट करने आए हैं। ड्रैगन दक्ष की ओर बढ़ा, लेकिन उसने सीधे टक्कर नहीं ली। इसके बजाय उसने अपना विशाल मुंह खोला और एक शक्तिशाली बिजली का बोल्ट दागा। बिजली के बोल्ट के पीछे बिजली का ड्रैग भी नीचे चला गया। बिजली का बोल्ट डार्क शील्ड से टकराया जो टिमटिमाती नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शील्ड दीवार हो, जबकि लाइटनिंग बोल्ट खिलौना हो। अवरोध को तोड़ने के बजाय लाइटनिंग बोल्ट को डार्क शील्ड ने निगल लिया और फिर वह लाइटनिंग ड्रैगन से टकराया और फिर से बढ़त ले ली। समय की तलवार एक ईश्वरीय कलाकृति थी। जहां तक इन ड्रैगन की बात है, वे समय की तलवार के सामने कुछ भी नहीं थे। जब इसने अपनी शक्ति का एक अंश दिखाना शुरू ही किया था, समय की शक्ति समय से परे से आए अंधकार के साथ मिश्रित दिव्य राजा क्षेत्र का 10वां चरण, दिव्य सम्राट क्षेत्र का पहला चरण, दिव्य सम्राट क्षेत्र का दूसरा चरण, दिव्य सम्राट क्षेत्र का तीसरा चरण, दिव्य सम्राट क्षेत्र का चौथा चरण, दिव्य सम्राट क्षेत्र का 7वां चरण। अंततः दिव्य सम्राट क्षेत्र के 7वें चरण पर पहुंचते ही दक्ष की सफलता रुक गई। दूसरे ड्रैगन को भी दक्ष ने निगल लिया, जिससे उसे इस संकट के दौरान पहले से कहीं अधिक आराम महसूस हुआ। स्वर्गीय बिजली का कानून बीज उसे ऊर्जा को और भी बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद कर रहा था और साथ ही उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा अपने लिए भी ले रहा था। स्वर्गीय बिजली का कानून बीज भी आकार में बढ़ रहा था क्योंकि दक्ष ने इक्वल लाइटिंग ड्रैगन को अवशोषित कर लिया था। ये जल्द ही स्वर्गीय बिजली के कानूनी पौधे के रूप में विकसित हो गया, जिससे दक्ष की समझ एक पायदान ऊपर आ गई। आखिरी ड्रैगन, आखिरी सफलता। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, मुझे और सफलताएं दो। जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने गहरी सांस ली और फिर आसमान की ओर देखते हुए दहाड़ लगा, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारे लाइटनिंग ड्रैगन बहुत कमजोर है, वे मेरे पालतू जानवर बनने के भी लायक नहीं है। उस मुसीबत की तो बात ही छोड़ो जो मुझे पकती है। मुझे मत बताओ कि स्वर्ग में यही सबसे अच्छा है। वह महान स्वर्ग जिसे सर्वशक्तिमान सार्वभौमिक शक्ति कहा जाता है, वही सबसे अच्छा है जो तुम कर सकते हो। जैसे ही दक्ष ने अपना मजाक उड़ाना जारी रखा, एक और बिजली का ड्रैगन आसमान में दिखाई दिया जो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। वह भी दक्ष की ओर टूट पड़ा। क्लेश समाप्त होने से पहले एक आखिरी संघर्ष होने वाला था। हालांकि दक्ष खुश था कि क्लेश समाप्त होने वाला था, लेकिन वह इसके बारे में दुखी भी था। यह आखिरी त्वरित सफलता थी। इसके बाद उसे संदेह था कि वह इतनी तेज सफलता भी हासिल कर सकता है, कम से कम अगले क्लेश तक तो नहीं। तलवार और ड्रैगन के बीच इस आखिरी संघर्ष में तलवार एक बार फिर विजय हुई क्योंकि उसने युद्ध जीत लिया। दक्ष अपनी मुस्कान रोक नहीं सका क्योंकि उसने ऊर्जा के आखिरी कण को भी सोख लिया था। उनकी सफलता जारी रही और अंततः दिव्य संत सम्राट क्षेत्र के 5वें चरण पर जाकर रुक गई। आखिरकार यह सब खत्म हो गया, उसने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। आह भरते हुए मुझे ड्रैगन की याद आएगी। दक्ष के सामने एक स्थानिक पोर्टल खुल गया। जब वह आह भर रहा था, ये पोर्टल दक्ष ने भौंसी खोलते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। चिंता मत करो चूंकि तुम इस दुनिया के लिए बहुत शक्तिशाली हो, इसलिए यह पोर्टल तुम्हें अमर दुनिया में एक यादृच्छिक स्थान पर भेज देगा। ये यहीं के लिए है, हर कोई इससे होकर गुजरता है। जुन ने दक्ष से कहा, ठीक है, मुझे बस 1 मिनट आराम करने दो। दक्ष ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखते हुए कहा। आखिरकार उसे एक साथ इतनी सारी सफलताओं का असर महसूस होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बीमार हो गया है। मैं तुम्हें जल्दी से काम करने की सलाह दूंगी क्योंकि तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन 4 लोग हैं जो संकट की शुरुआत से ही तुम पर नजर रखे हुए हैं और संकट के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर मैं जो अनुमान लगा सकती हूँ वह ये है कि वे शायद अमर दुनिया के दूत हैं जो तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं। जन ने दक्ष को चेतावनी देते हुए कहा, केवल बिजली ही उन्हें दूर रख रही है जो क्लेश से रक्षा करती है, लेकिन अब जब क्लेश समाप्त हो गया है तो वह बिजली भी जल्द ही गायब हो जाएगी। जल्दी से चले जाओ, तुम मजबूत हो सकते हो, लेकिन हमें नहीं पता कि वे कितने मजबूत हो सकते हैं। जोखिम ना लेना ही बेहतर है, उसने आगे कहा। दक्ष खड़ा हो गया, उसे अभी भी उल्टी आ रही थी। उसने देखा कि जुन जिस तरफ इशारा कर रही थी वहां 4 आदमी उसे घूर रहे थे। दूत आसपास की बिजली के गायब होने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दक्ष स्थानिक पोर्टल के सामने घुटनों के बल बैठा है। वे डरे हुए थे कि शायद उन्हें देर हो जाए क्योंकि 2 क्लेश के कारण आई सीमा बिजली को जाने में अधिक समय लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने दक्ष को अपने घुटनों पर बैठे देखा तो उन्हें लगा कि उनके पास मौका है। ऐसा लग रहा था कि दक्ष जाने वाला नहीं है, लेकिन तभी दक्ष अचानक खड़ा हुआ और उनकी ओर देखा। वह हमारे बारे में जानता है, पहले दूत ने दक्ष को घूरते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि उनकी किस्मत वाकई खराब थी। दक्ष ने न केवल उनकी ओर देखा बल्कि ऐसा भी लगा कि वह मुस्कुरा रहा था। वह उनकी आंखों के सामने ही पोर्टल की ओर चलने लगा। स्पेड पोर्टल के अंदर कदम रखते समय वह उन्हें अपनी बीच वाली उंगली दिखाना नहीं भूला। जैसे ही दक्ष ने द्वार के अंदर कदम रखा वह गायब हो गया। जहां तक पहाड़ के चारों ओर चमकती बिजली की बात है, वो अभी भी वहां थी। 5 मिनट के बाद ही बिजली गायब हो गई। हालांकि बिजली गायब हो
हो गई थी, लेकिन दूत अब आगे नहीं बढ़े। अब दक्ष के चले जाने के बाद पहाड़ पर जाना बेकार लग रहा था। उन चारों के चेहरे पर निराशा के भाव थे। दक्ष दिव्य संत सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, जिसका अर्थ था कि अमर दुनिया में भी वह उच्च स्तर के साधकों में से एक था। वह सबसे ताकतवर था, और वह भी लाखों सालों तक सा किए बिना। अभी उसकी उम्र 30 साल भी नहीं हुई थी जबकि दक्ष उस पहाड़ से गायब हो गया जहां से वह टूटकर आया था। चारों दूत निराश होकर वहीं खड़े रहे। काफी समय के बाद ही वे अंततः आगे बढ़े और पहाड़ पर गए। हम महामहिम को क्या जवाब देंगे? अगर उन्हें पता चलेगा कि हमने उन्हें खो दिया है तो वह हमें मार डालेंगे। द्वितीय दूत ने बोले, उसे केवल सच बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसे तब तक गुप्त रख सकते हैं जब तक हम उस आदमी को गुप्त रूप से ढूंढ नहीं लेते। तीसरे दूत ने बड़बड़ाया। उसने अपने हाथ में मौजूद उस उपकरण पर नजर डाली जिसका उपयोग वे दक्ष की आभा का पता लगाने के लिए करते थे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम उसे फिर से खुद ढूंढ सके। अब जब वह उच्च लोकों में पहुंच गया है तो उसने अपनी पुरानी आभा को त्याग दिया है। उसकी नई आभा पूरी तरह से अलग होगी। हम उसे उस आभा से ट्रैक नहीं कर सकते जो हमारे पास थी। उन्होंने निराश होकर आगे कहा, मैं सहमत हूं, हम उसे नहीं ढूंढ सकते, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमने अपने में से एक को सम्राट को ये बताने के लिए पहले ही भेज दिया है कि अफवाह सच है और स्वर्गीय दानव जाति का कोई व्यक्ति है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हम उससे ये भी नहीं बता सकते कि अफवाह गलत थी। पहले दूत ने भय सते हुए कहा, क्या होगा अगर हम महामहिम को बता दें कि जब तक हम यहाँ पहुंचे तब तक वह बहुत पहले ही चला गया था? बस उन्हें बता दें कि उन्होंने हमें देर से भेजा है। अगर हमें पहले भेजा जाता तो हम उसे पकड़ पाते, या फिर हम उन्हें बता सकते हैं कि हमने दक्ष को मार दिया है और उसका शव गायब हो गया है। दूसरे दूत ने सुझाव दिया, तुम्हारा मतलब है कि उससे झूठ बोलोगे? पहले दूत ने पूछा, अगर हम उसे सच बताएंगे तो हम मारे जाएंगे। चलो, अगर हम सब सच बताएंगे तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि तुमने उसकी कलाकृति अमर दुनिया के एक चोर के हाथों खो दी है, जिसकी वजह से हमें देरी हुई। इसलिए बेहतर है कि हम कोई कहानी बनाए। जब तक हम सावधान रहेंगे हम बच जाएंगे। दूसरे दूत ने समझाया, अमर दुनिया के एक जंगल के बीच में एक द्वार खुला। एक आदमी द्वार से बाहर निकला और तुरंत घुटनों के बल गिर गया, क्योंकि उसे लगा कि वह मर रहा है। वह उल्टियां करता रहा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब जब सारी भागदौड़ खत्म हो गई है तो मैं सचमुच अपने किए के परिणामों को महसूस कर रहा हूं, दक्ष ने कहा, और फिर उसे फिर से उल्टी आ गई। चलो, यह और भी बुरा हो सकता था। जीवन रक्षक गोली लो और अपने शरीर को आराम दो, साथ ही ध्यान करना शुरू करो। कुछ बीमारी इसलिए है क्योंकि तुमने इतनी ऊर्जा सोख ली है जितनी तुम्हारा शरीर 1000 साल में भी नहीं सोख सकता। तुम सीमा पार कर चुके हो और इसीलिए तुम बीमार महसूस करते हो। तुम ठीक हो जाओगे, जुन ने उत्तर दिया जब वह फिर से उसके पीछे दिखाई दी। दक्ष ने एक और जीवन रक्षक गोली निकाली और उसे निगल लिया, लेकिन जल्द ही उसे फिर उल्टी हो गई जिससे गोली बाहर निकल गई। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी निगल सकता हूं, मैं प्राकृतिक प्रक्रिया को चलने दूंगा, दक्ष ने आंख भरते हुए कहा। 30 मिनट बाद ही उसका शरीर शांत हुआ। उसने अपने शरीर को उल्टी से दूर खींचा और एक पेड़ के सहारे बैठ गया। उसका पीला चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी मौत के मुंह से लौटा हो। अच्छा लग रहा है? पास बैठे हुए जुन ने उससे पूछा। हाँ हाँ, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। हजारों सालों की साधना के बदले आधे घंटे का दुख। मुझे लगता है कि यह एक योग्य विनिमय होगा। इतनी जल्दी नहीं। तुम्हारी बीमारी उस सफलता का एक छोटा सा हिस्सा थी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो तुम्हारी सफलताएं मेरी उम्मीद से भी ज्यादा थी। इतनी सफलताएं पाने के बाद क्या तुम्हें अपने मूल का पता है? बस एक पल के लिए अंदर झांक कर देखो, जुन ने दक्ष से कहा। हम मोहेसिलक ने अपने मार्शल स्पेस के अंदर अपने रेड कोर पर नजर डाली। जब उन्होंने लाल कोर को देखा तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि यह कई गुना बड़ा था। इतना ही नहीं, इसके आसपास कुछ दरारें भी थी। वह क्या है? उसने जुन से पूछा। इतनी सारी सफलताओं के बाद भी आपकी साधना अस्थिर है। सौभाग्य से आपके पास वह लाल कोर और आपकी विशेष रक्त रेखा है जो चीजों को यथावत रखने में कामयाब रही। यदि यह एक सामान्य कोर होता तो ये बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता, जुन ने दक्ष से कहा। सौभाग्य से आप विशेष हैं, इसलिए ये केवल मामूली है। आपको बस ध्यान करने और अपनी अचानक साधना वृद्धि को स्थिर करने की आवश्यकता है। इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। उसने आगे कहा, क्या तुम्हें पता था कि मेरा कोर टिकेगा? दक्ष ने चिंतित होकर जुन से पूछा। क्या उसने वाकई अपनी साधना को जोक में डालकर यह सब किया था? मेरे मन में एक विचार था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह कितना बुरा होने वाला है। आश्चर्य की बात है कि यह केवल मामूली है। आप बहुत भाग्यशाली है, जुन ने उत्तर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जब मैं इतनी सारी ऊर्जा सोख रहा था तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? दक्ष ने पूछा। मुझे कैसे पता था कि तुम अपनी सफलताओं के साथ दूसरे संकट को आमंत्रित करने जा रहे हो? तब तक सब ठीक था, लेकिन जब दूसरा संकट आया तो मुझे एहसास हुआ कि जोखिम था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। तुम जानते हो क्यों? जुन ने दक्ष से पूछा। क्यों? दक्ष ने पूछा। क्योंकि दूसरा संकट बहुत बुरा था। तलवार के समय के बिना आप पहले ही 1000 बार मर चुके होते, इसलिए भले
भले ही आपको पता हो आप कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि आप अवशोषण को रोकने के लिए तलवार को नीचे रख सकते थे, और आप तलवार को इतना नियंत्रित भी नहीं कर सकते कि उसे पकड़ते समय उस तल्लीनता को रोक सके। हम इस तलवार के बारे में सब कुछ नहीं जानते, इसलिए अगर मैंने आपको बता भी दिया होता तो भी कुछ नहीं बदलता। केवल एक चीज जो बदल जाती वह है आपका आत्मविश्वास। अगर तुम्हें पता होता कि तुम पर इतना जोखिम है तो तुम दबाव में आ जाते। वैसे भी हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, जुन ने दक्ष को जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा, वैसे भी आपको अपनी साधना को स्थिर करने के लिए ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा ये परिवर्तन स्थायी हो जाएगा। दक्ष ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह नहीं चाहता था कि एक टूटा हुआ लाल कोर स्थायी हो जाए या भविष्य में कोई यादृच्छिक सफलता उसे नष्ट कर सकती है। उसे आगे बढ़ने से पहले अपनी साधना को स्थिर करने की आवश्यकता थी। दक्ष ने उचित स्थिति लेते हुए अपनी साधना को स्थिर करने का प्रयास शुरू किया। वह नहीं जानता था कि जिस जंगल में वह था वह अमर दुनिया के एक कबीले का निजी शिकारगाह था, और कुछ लोग अब जंगल में प्रवेश कर रहे थे। दक्ष जमीन पर बैठकर ध्यान कर रहा था। जहां तक उसकी सुरक्षा की बात है तो उसके पास सिर्फ जुन ही था जो उसे चेतावनी देता था कि अगर कोई उसके पास आए। इसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं था कि वह कहाँ है या क्या कर रहा है। जहां तक उस जंगल का सवाल है जिसमें वह था, उसे नहीं पता था कि वह अमर दुनिया के एक कबीले की निजी संपत्ति थी, और उस कबीले के लोग अभी अभी जंगल में आए थे। 7 युवकों का एक समूह एक दूसरे के साथ चल रहा था। उनमें से 2 के पास शिकार करने के लिए धनुष बांध थे, बाकी 5 में से 3 के पास तलवार और 1 के पास भाला था। आगे चल रही लड़की काले बालों वाली लग रही थी जो 19 या 20 साल की लग रही थी। 20 साल का एक आदमी उसके ठीक पीछे चल रहा था, कभी कभी लड़की की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक मुग्ध भाव साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस लड़की से प्यार करता था। बहन लिन, मैंने सुना है कि यह आधिकारिक होने जा रहा है, क्या आप अगले कबीले मास्टर बनने के लिए पक्की उम्मीदवार बनने जा रही है? लड़के ने लड़की से पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन इस बारे में वाक अफवाह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कबीले का सरदार बनूं या नहीं, वैसे भी यह सिर्फ एक पद है। काले बालों वाली लड़की ने जवाब दिया। तुम्हारे बारे में क्या गुरेन? मैंने सुना है कि वे तुम्हारी शादी राजकुमारी लिया से करवाने की बात कर रहे हैं। क्या तुमने ये कहां से सुना? मैं राजकुमारी लिया से शादी नहीं करना चाहता। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं साफ मना कर दूंगा, गोरे आदमी ने जवाब दिया। उन दोनों के पीछे चल रहे 5 युवक अपनी हंसी रोक नहीं पाए। लड़कियों में से एक ने अपनी हंसी को नियंत्रित करते हुए कहा, भाई गुरेन, क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी और को पसंद करते हैं? आप हमें बता सकते हैं? शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, चुप रहो। यन अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा, मुझे तुम्हें इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, गुरेन ने जवाब दिया और अपनी आंखें घुमाई। वह जानता था कि इन लोगों को पता है कि उसे गुलिन पर क्रश है, वे बस उसे चिढ़ा रहे थे। समूह में एकमात्र व्यक्ति जो लिन को पसंद करने के बारे में नहीं जानता था वह खुद लिन थी। अल्पिराम, मुझे लगता है कि मैंने पिताजी को इस बारे में बात करते सुना है। एल्डर्स शाही परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में रुचि रखते हैं, लिन ने उत्तर दिया। चूंकि वे चाहते हैं कि मैं गा कबीले का नेतृत्व करूं, इसलिए वे सौभाग्य से शाही परिवार में मेरी शादी नहीं करवाएंगे, इसलिए केवल आप ही बचते हैं गा कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग के बेटे। वैसे भी ये केवल अफवाह है जो मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता कि यह हकीकत बनेगी या नहीं। मैंने सोचा कि मुझे आपको बता देना चाहिए। उसने बोलना समाप्त करने से पहले आगे कहा, मुझे बताने के लिए धन्यवाद, मैं सुनिश्चित करूंगा कि ऐसा ना हो, गुरेन ने उत्तर दिया। वैसे कल के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या आप मेरे साथ नेचर पवेलियन में आना चाहेंगे? वह जगह तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? मैंने सुना है कि वहां केवल रोमांटिक जोड़े ही जाते हैं, लिन ने भौं सिकुड़ते हुए पूछा। उन 2 लोगों के पीछे बाकी सभी लोग उनकी बातचीत सुनकर चुप रहे। ऐसा नहीं है, यह एक खूबसूरत जगह है, मैंने सोचा कि हमें इसे देखना चाहिए। जहां तक ये बात है कि वहां केवल रोमांटिक जोड़े ही जा सकते हैं, ये झूठ है, वहां कोई भी जा सकता है। तो क्या तुम आओगे? गुरेन ने फिर पूछा। लिन जवाब देने ही वाली थी कि वह अचानक रुक गई। शश, एक जानवर पास में है, वह मेरा शिकार है, कोई कुछ मत करो, उसने फुसफुस हुए कहा और अपनी हरकतें रोक दी। उसने अपना खजाना धनुष उठाया और उस धनुष को रखा जो सबसे दुर्लभ पेड़ों में से एक से बना था। अपनी आंखें बंद करके वह और भी ध्यान से सुनने लगी कि आवाज कहां से आ रही है। वहां, उसने कहा, और वह खामोश कदमों से एक निश्चित दिशा में चलने लगी। जैसे ही वह झाड़ियों से बाहर आई उसने एक खरगोश जैसा जानवर देखा। जब उसने दुर्लभ खरगोश को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने निशाना साधा और बस गोली चलाने ही वाली थी कि तभी एक तेज आवाज ने उसका ध्यान बंद कर दिया। जैद खरगोश, गुरेन ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उसने भी दुर्लभ खरगोश को देखा था। उसकी ऊंची आवाज सुनकर जड खरगोश सतर्क हो गया और भागने लगा। गुरेन ने तीर चलाया लेकिन वह चूक गया क्योंकि जड खरगोश भागने लगा था। तुम बेवकूफ हो, तुमने उसे भगा दिया, गलिन गुस्से से चिल्ला लाए और जैद खरगोश के पीछे भागने लगी। बहन लिन, मुझे बहुत खेद है, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका क्योंकि मैंने ऐसा दुर्लभ जानवर देखा था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, गुरेन ने कहा और वह लड़की के पीछे भागने लगा, बाकी लोग भी उनके पीछे।
भागने लगे दक्ष को ध्यान शुरू किए सिर्फ 3 घंटे ही हुए थे और वह वास्तव में बेहतर महसूस कर रहा था। उसका लाल कोर और उसकी साधना स्थिर होने लगी थी, हालांकि वह अब और ध्यान नहीं कर सकता था। उसने अचानक अपनी आंखें खोली। क्या हुआ? जुन ने दक्ष को देखते हुए पूछा। मैं नहीं खा सकता, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं फिर से खाना शुरू करने से पहले थोड़ा खा लूंगा, दक्ष ने कहा और अपने स्टोरेज रिंग से एक सुनहरा सेब निकाला। उसने खाना शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि वह थोड़ा उब गया था इसलिए उसने जीशान और अपने परिवार के अन्य लोगों को भी बाहर बुला लिया। इस जगह सभी ने चारों ओर देखते हुए असमंजस में पूछा, यह अमर दुनिया है? दक्ष ने जवाब दिया और उसने उनमें से प्रत्येक पर सेब फेंकना शुरू कर दिया। वहां सभी लोग थे, उसके दादा, उसके पिता, उसकी माँ और उसकी सभी पत्नियां। उन सभी ने दक्ष द्वारा दिए गए सेब को पकड़ा। कृपया बैठिए, मैंने सोचा कि चूंकि आज मेरा यहाँ पहला दिन है इसलिए हम यहाँ पिकनिक मनाएंगे, उसके बाद आप वापस जा सकते हैं, दक्ष ने सभी से कहा और उसने सेब का एक और निवाला खाया। यह अमर दुनिया है? जीशान ने पूछा। हवा शुद्ध लगती है लेकिन अंतर उतना बड़ा नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये बहुत साधारण, दक्ष ने जीशान की बात पूरी करते हुए पूछा। बेशक ये साधारण होगा, संक्षेप में ये बस एक ऐसी दुनिया है जिसमें सबसे शक्तिशाली प्राणी रहते हैं, उन्होंने आगे कहा। इस दुनिया का इतिहास और वंश आभा से बढ़कर है। सही मायने में यह अवसरों की भूमि है, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप हमारी दुनिया से कुछ अलग देखेंगे। बेशक मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इस दुनिया में अंतर यह नहीं है कि यहाँ आसमान की जगह जमीन होगी। यह क्यूई की शुद्धता भी नहीं है। बेशक यहाँ क्यूई ज्यादा शुद्ध है, लेकिन बात बस इतनी ही नहीं है। मेरा मानना है कि इस दुनिया में क्यूई में मूल ऊर्जा का एक छोटा सा कण होता है, यही बात वास्तव में मदद करती है, उन्होंने आगे कहा। अल्पविराम मूल सार, वह अफवाह वाली ऊर्जा, क्या यह नहीं कहा गया था कि कोई भी इंसान इसे अवशोषित नहीं कर सकता? जीशान ने दक्ष के पास बैठते हुए पूछा। जैसे ही वह दक्ष के करीब पहुंचा वह खुद को पीछे हटने से नहीं रोक सका। तुम्हारे पास से इतनी बुरी गंध क्यों आ रही है? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे कुछ घंटे पहले उल्टी हो रही थी। मैंने बहुत ज्यादा क्यूई सोख ली थी और इससे मैं कुछ समय के लिए बीमार हो गया। मैं अब ठीक हूँ, लेकिन मैंने अभी तक स्नान नहीं किया है। मैंने सोचा कि मुझे पहले खाना चाहिए और फिर मैं स्नान कर सकता हूँ, दक्ष ने उत्तर दिया। क्या तुमने सच में ऐसा सोचा था या तुम महसूस नहीं कर पा रही थी कि उस समय तुम्हारी गंध इतनी बुरी थी? जीशान ने हंसते हुए पूछा। थोड़ा सा, उसमें भी जब जीशान और दक्ष बात कर रहे थे दक्ष की माँ उसके पास आए। उसने गंध की चिंता नहीं की और दक्ष के पास बैठ गई। क्या अब तुम सचमुच ठीक हो? उसने दक्ष की पीठ सहला हुए पूछा। मैं ठीक हूँ माँ, दक्ष ने जवाब दिया और सेब का एक और निवाला खाया। जल्द ही सेब खत्म हो गया और उसने अगला सेब निकाला। वैसे भी जैसा कि मैं कह रहा था, इस दुनिया में मूल ऊर्जा है जो वास्तव में रहस्यमय है, लेकिन चूंकि आप सभी सांसारिक संत क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए हैं इसलिए आप अभी इसे महसूस भी नहीं कर सकते हैं, उन्होंने विषय पर वापस आते हुए कहा। जहां तक आपने जो कहा यह सच है कि हम मनुष्य के रूप में मूल ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते, लेकिन हम मूल ऊर्जा द्वारा प्रवर्धक अवशोषित कर सकते हैं जो इस दुनिया में है, इससे अधिक मदद मिलती है, उन्होंने आगे कहा। क्या इसीलिए यहाँ खेती बहुत अच्छी कही जाती है? दादाजी लॉन्ड्रेन ने पूछा। ये सही है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं इस दुनिया की क्यूई को हमारे कबीले के अंदर अपनी आंतरिक दुनिया में भेज रहूंगा। जब आप वहाँ साधना करेंगे तब भी आप सभी पर इसका प्रभाव यहाँ साधना करने के समान ही होगा, दक्ष ने उत्तर दिया। तथाकथित पिकनिक 1 घंटे तक जारी रही। उसके बाद दक्ष ने अपनी पत्नियों सहित अपने परिवार को वापस भेज दिया। अल्पविराम केवल जीशान ही दक्ष के पास रह गई थी। जहाँ तक उसकी पत्नियों का सवाल है, उसने उन्हें यहाँ रहने नहीं दिया क्योंकि योजना ये थी कि दक्ष और जीशान कोयता या कुछ ऐसा ढूंढ ले जहाँ वे नहा सके। उसने उन सभी से ये भी वादा किया कि वह उन्हें बाद में बाहर ले जाएगा। दक्ष और जीशान पानी के स्रोत की तलाश में जंगल के अंदर चल रहे थे। दक्ष ने अपनी साधना को और स्थिर करने का काम बाद में टालने का फैसला किया था क्योंकि यह 1 महीने तक चलने वाली प्रक्रिया थी और वह 1 महीने तक ऐसे ही नहीं बैठना चाहता था, उसे पहले नहाना था। जहां तक जोखिम की बात है तो ऐसा नहीं था कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था। बात बस इतनी थी कि जब तक वह अपनी साधना को स्थिर नहीं कर लेता तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता था। वह जानता था कि वह लंबे समय तक सफल नहीं हो सकेगा, इसलिए उसके पास काफी समय था। देखो, एक तालाब है, जीशान ने कहा और दूरी पर स्थित एक तालाब की ओर इशारा किया। आखिरकार कुछ तो है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों तालाब की ओर चल पड़े, ये सुनिश्चित करने के बाद कि वहां कोई नहीं है। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए और तालाब के अंदर कूद पड़े। पानी बहुत अच्छा लग रहा है, जीशान ने कहा, क्योंकि तालाब में कूदते ही उसे ताजगी महसूस होने लगी। यह सच है, मुझे लगता है कि मेरे जानवरों को भी इसका अनुभव करना चाहिए। उन लोगों ने लंबे समय से ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था, दक्ष ने कहा। जब वह अपने पालतू जानवरों को जानवरों के क्षेत्र से बाहर लाया, सबसे पहले जो बाहर आया वह कैटरपिलर जैसा जानवर था जो
किसी के भी दिल में घुसकर उसे बंधक बना सकता था। अब उसके दो छोटे पंख भी थे जिनके साथ कैटी दक्ष के चारों ओर उड़ रहा था। चलो छोटे दोस्त पानी में उतरो और आराम करो, दक्ष ने दिल खाने वाले कीड़े से कहा, जिसने उसकी बात सुनी और पानी पर उतर गया। वह तैरने लगा। इसके बाद दक्ष ने काले सीन वाले बख्तरबंद को बाहर निकाला जो तालाब के ठीक बाहर उतरा। बड़े आदमी, मैं जानता हूँ कि तुम तैर सकते हो, पानी में उतरो, दक्ष ने काले सीन वाले बख्तरबंद गंडे से कहा जिसने अपना सिर हिलाया। क्या तुम सचमुच अपने वजन के कारण तैर नहीं सकती? दक्ष ने उलझन में पूछा। अल्पविराम काले सीन वाले बख्तरबंद गंडे ने सिर हिलाया। अगर तुम हल्के होते तो क्या तुम तैर पाते? दक्ष ने पूछा। जिस काले सीन वाले बख्तरबंद ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा, दक्ष ने कहा और वह काले सीन वाले बख्तरबंद गंडे की ओर तैरने लगा। वह पानी से बाहर निकला और काले सीन वाले बख्तरबंद गंडे के पास गया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक मुकुट जैसा कुछ निकाला और उसे काले सीन वाले बख्तरबंद गंडे के सिर पर रख दिया। यह एक वजन हटाने वाला मुकुट है, ये तुम्हारा वजन इतना कम कर देगा कि तुम आसानी से तैर सकोगे। अब तुम पानी में आ सकते हो, दक्ष ने कहा और फिर से पानी में उड़ गया। काले सीन वाला बख्तरबंद गेंडा भी उसके पीछे चला गया क्योंकि उसे वास्तव में ऐसा महसूस हो रहा था कि वह उतना हल्का हो गया है जितना वह चाहता था। वह पानी के अंदर चला गया और डूबा नहीं। काले सीन वाला बख्तरबंद गेंडा बड़े तालाब के चारों ओर तैरते हुए खुश लग रहा था। इसके बाद दक्ष ने सूर्य को नष्ट करने वाले कोनों को बाहर निकाला जो भी पार्टी में शामिल हो गया। अगली बारी रान की थी। जो भी जमीन पर उतरा, ओरियन ने दक्ष को देखा और सोचा कि वह यहाँ क्यों आया है। आमतौर पर उसे तभी बुलाया जाता था जब दुश्मन पास में होता था। चिंता मत करो, कोई दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एक पार्टी है, इसे मेरे लिए आप सभी द्वारा किए गए हर काम का इनाम समझो, ने ओरियन से कहा। ये समझते हुए कि वह क्या सोच रहा था, उन्होंने आगे कहा, पानी में आओ और आराम करो। दक्ष के आदेशानुसार ओरियन पानी के अंदर चला गया। ऐसा करते ही उसे भी आराम महसूस हुआ। इसके बाद दक्ष ने सांप सम्राट को बाहर निकाला। सांप, पानी में आओ और पहले छोटा हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम पूरे तालाब पर कब्जा करो। दक्ष ने आसमान में उड़ रहे सांप सम्राट से कहा, तेरा की प्रतियोगिता, क्या मैंने बताया कि मेरे दादाजी यूनिवर्स तेरा की चैंपियन थे? तुम में से कोई भी कमजोर मुझे नहीं हरा सकता, स्नैक मोनाक ने हंसते हुए कहा। स्नैक मोनाक छोटा होता गया और पानी के अंदर आने से पहले एक साधारण सांप जितना छोटा हो गया और अब छोटी बर्फ की बारी है, मुझे उससे आखिरी बार मिले हुए बहुत समय हो गया था, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा जब वह जानवरों के क्षेत्र से छोटी बर्फ को बुला के लिए तैयार हुआ ताकि वह भी इसका आनंद ले सके। अल्पविराम, जब आप उसे बाहर बुलाएं तो सावधान रहे, हम पहले से ही जानते हैं कि वह विशेष है और उसे बाहर रखने से शक्तिशाली दुश्मन आकर्षित होंगे, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उसे 10 मिनट से अधिक समय तक बाहर ना रखे। जून ने दक्ष को याद दिलाया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह क्या करने जा रहा था। चिंता मत करो, मुझे इतना पता है, वह एक पौराणिक जानवर है जिसे प्राचीन असंख्य जानवर के रूप में जाना जाता है। मैं नहीं भूला हूं, मैं इसे संक्षिप्त रखूंगा, दक्ष ने कहा और साथ में थोड़ी बर्फ भी ले आया। लिटिल स्नो अब भी एक थरियल मूनकैट के रूप में थी। भले ही वह किसी भी जानवर, यहाँ तक कि एक असली ड्रैगन का रूप लेने की क्षमता रखती थी, उसे उस आरामदायक बिल्ली के रूप में रहना पसंद था जिसमें वह बड़ी हुई थी। जैसे ही लिटिल स्नो बाहर आई, वह सीधे दक्ष की बाहों में कूद गई और उत्साह से उसे गले लगा लिया। दक्ष को देखे हुए उसे बहुत समय हो गया था, आखिरकार उसे फिर से देखकर वह बहुत उत्साहित थी। छोटी स्नो, तुम कैसी हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, तुम प्यारी सी, दक्ष ने लिटिल स्नो को गले लगाते हुए कहा। हालांकि उसे दुख हुआ कि वह लिटिल स्नो को हमेशा अपने साथ नहीं रख सकता, लेकिन लिटिल स्नो की तरक्की देखकर उसे खुशी हुई। किसी अजीब कारण से उसकी प्रगति सबसे तेज थी जबकि उसके अन्य जानवर स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर थे। थोड़ी बर्फ सन क्षेत्र को पार कर गई थी, वह अब एक सांसारिक सन थी। इस समय तालाब का आनंद लो, यह आप सभी के लिए समुद्र तट पार्टी है, दक्ष ने कहा और उसने लिटिल स्नो को मुक्त कर दिया जिससे उसकी बर्फ पानी में गिर गई। सभी जानवर तालाब में मस्ती करने लगे और कुछ ने तो दूसरों पर पानी भी फेंका। अल्पविराम, दक्ष को लिटिल स्नो पुकारे। अभी 5 मिनट ही बीते थे कि उसने कुछ कदमों की आवाज सुनी। उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग ये देखने के लिए किया कि कौन या क्या उनकी ओर आ रहा है। तभी उन्होंने देखा कि एक खरगोश उनकी ओर बढ़ रहा है। यह एक दुर्लभ खरगोश है, मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा है, यह अमर दुनिया के लिए विशिष्ट कुछ होना चाहिए। अल्पविराम, खरगोश को वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और वह तालाब के सामने उतर गया तथा अंदर मौजूद सभी लोगों को देखता रहा। खरगोश वास्तव में बहुत अच्छा है, क्या आप इसे भी वश में करना चाहते हैं? जीशान ने दक्ष से पूछा। उसे जट खरगोश की ओर देखते हुए देखा। नहीं, इसकी खास बात तो बस इसकी खूबसूरती है और कुछ नहीं, मेरे पास पहले से ही कई पालतू जानवर हैं, अगर मुझे एक और चाहिए तो वह वाकई बहुत खास जानवर होना चाहिए, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जैद खरगोश ने उसे नहीं रोका और वह एक बार फिर दूसरी दिशा में भाग गया, लेकिन वह यही नहीं रुका क्योंकि झाड़ियों से निकलकर 5 और लोग वहां पहुंच गए। यह इसी दिशा से आया है, आगे चल
चल रही महिला ने चारों ओर देखते हुए कहा। उसने जल्द ही दक्ष और तालाब के अंदर मौजूद अन्य लोगों को देखा। तुम लोग कौन हो, हमारी जमीन पर क्या कर रहे हो, गुलिन ने दक्ष से पूछा जब उसने उन पर तीर का निशाना साधा। पृथ्वी पर संत क्षेत्र, अगर मैं घर वापस आकर संत क्षेत्र के बाद एक भी सफलता हासिल नहीं करता तब भी मैं नहीं डरता। अब तो बिल्कुल नहीं, दक्ष ने आलस से जवाब दिया। तो युवती, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपने हथियार नीचे रखो, ऐसा कुछ मत करो जिसका तुम्हें पछतावा हो। उसकी बातें सुनकर गलिन को समझ में आ गया कि दक्ष शायद कोई ताकतवर व्यक्ति है। उसने इतनी आसानी से उसकी साधना को देख लिया था जबकि वह उसे नहीं देख पा रही थी। इसके अलावा जब उसने उससे बात की तब भी उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, भले ही उसके पास हथियार था। इससे पता चलता है कि वह उनसे ज्यादा ताकतवर था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहन लिन से ऐसी बकवास बात करने की, अपना मुंह बंद रखो और अपनी पहचान बताओ, गुरिन ने तलवार को दक्ष की ओर बढ़ाते हुए कहा। नहीं तो पछताना तुम्हें ही पड़ेगा, लगता है यह एक और बेवकूफ है, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। अल्पविराम, गुरिन कुछ मत बोलो, मुझे सब कुछ संभालने दो, गुलिन ने दक्ष को आदेश दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह चीजों को गड़बड़ करे। उनके बुजुर्ग यहाँ नहीं थे। अगर दक्ष वाकई पागल और ताकतवर आदमी था जैसा कि उसने दिखाया तो वे आसानी से वहां मर सकते। उसे चीजों को सावधानी से संभालने की जरूरत थी। गुरिन ने अविश्वास से गुलिन को देखा, वह उसे क्यों रोक रही थी। यह जंगल हमारे गु कबीले की संपत्ति है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप सभी कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं, गलिन ने दक्ष से पूछा जो इस छोटे समूह का नेता लग रहा था। देखा, यही लहजा तुम्हें इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे भी मैं दक्ष हूँ। मैं जंगल से गुजर रहा था जब मेरी नजर तालाब पर पड़ी और मैंने अंदर नहाने का फैसला किया। मुझे नहीं पता था कि यह निजी संपत्ति है, नहाने के बाद हम चले जाएंगे, दक्ष ने जवाब दिया। किसी भी हालत में ऐसा नहीं है कि मैं आपके जंगल से कुछ चुरा सकता हूं, आप निश्चिंत रहिए, उन्होंने आगे कहा। और ठीक है, 10 मिनट खत्म होने वाले हैं, उसने महिला के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना अचानक कहा। बी पार्टी खत्म हो गई दोस्तों, वापस जाने का समय हो गया है, आशा है कि आप सभी ने बाकी का आनंद लिया होगा। दक्ष ने तेजी से काम किया और लिटिल स्नो और बाकी लोगों को वापस भेज दिया। हालांकि वह दूसरों को बाहर रख सकता था क्योंकि उसे केवल लिटिल स्नो को वापस भेजना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह पक्षपाती और परेशान लिटिल स्नो के रूप में नहीं दिखना चाहता था। ठीक है, अब जब मेरा काम पूरा हो गया है तो मैं कहाँ था, उसने अपना काम खत्म करने के बाद गलिन से पूछा। क्या आप जानवरों को वश में करने वाले हैं, गलिन ने पूछा। मुझे लगता है कि आप मुझे ऐसा कह सकते हैं, मैं एक हरफनमौला व्यक्ति हूँ, आखिरकार एक कारीगर, एक कीम आगर, एक जानवरों को काबू करने वाला और एक भयानक साधक भी। वैसे भी जैसा कि मैंने कहा, हम यहाँ कुछ भी चुराने नहीं आए हैं, जैसे ही हम कर निकलेंगे हम यहाँ से चले जाएंगे, दक्ष ने जवाब दिया। बकवास, तुम्हारी पूरी कहानी झूठ है, तुम गुजर रहे थे और तुम्हें नहीं पता था कि यह निजी संपत्ति है, कितना बेतुका झूठ है। गो कबीले के रक्षक जंगल के चारों ओर पहरा दे रहे हैं और तुम कहते हो कि तुम्हें नहीं पता था, गुरिन चिल्लाया और उसने फिर से अपनी तलवार उठाई। चे, ये बड़ा नहीं सीखेगा, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। यहाँ तक कि दक्ष भी इतने सारे आरोपों के बाद परेशान था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी बेतु की शक्तिशाली आभा को छोड़ा, घुटने टेको, उसने आदेश दिया और उसकी शक्तिशाली आभा गुरिन की ओर एक लहर की तरह उड़ी। गुरिन ने दक्ष की आभा की सुनामी का सामना किया जिसने उसे घुटनों के बल पर ला दिया। भले ही वह ऐसा नहीं करना चाहता था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ उसकी पीठ पर था जो उसे जमीन पर गिरने पर मजबूर कर रहा था। अल्पविराम, यह आभा भले ही मुझ पर केंद्रित न हो, मैं महसूस कर सकता हूँ कि वह कितना रावना है। ऐसा लगता है कि वह पिता से कई गुना अधिक शक्तिशाली है, लेकिन कैसे वह बहुत जवान दिखता है। मुझे लगा कि वह भी हमारे जितना ही जवान है, क्या वह वाकई एक बुरा मास्टर है, गलिन ने सोचा जब उसने दक्ष को देखा जो गुरिन को अपनी आभा के नीचे दबाते हुए सहज दिख रहा था। वह जल्दी से आगे बढ़ी। महान गुरु, कृपया मेरे मित्र को क्षमा कर दीजिए, उससे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है, वह थोड़ा पागल है, मैं उसकी जगह क्षमा मांगती हूँ। ये बेहतर है, जैसा कि मैंने कहा, ये बेहतर है कि आप मुझसे सभ्य लोगों की तरह बात करें, क्योंकि जब मैं असभ्य हो जाऊंगा तो आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। यह बात अपने दोस्त को भी सिखाए, दक्ष ने कहा और उसने अपनी आभा वापस ले ली। गुरिन को अंततः ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह फिर से सांस ले सकता है क्योंकि पहाड़ उसके शरीर से हटा दिया गया था। आप यहाँ जितना चाहे उतना समय बिता सकते हैं, आपका स्वागत करना हमारे लिए खुशी की बात है। असल में आप हमारे कबीले में क्यों नहीं आ सकते, हम माफी के तौर पर आपका स्वागत करना पसंद करेंगे। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। गलिन ने न केवल दक्ष को यहाँ रहने दिया बल्कि उसे अपने कबीले में भी आमंत्रित किया। यही तो दक्ष भी चाहता था, वह अमर दुनिया में नया था और उसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो उसे अमर दुनिया की बुनियादी चीजों के बारे में बता सके। उसे हाल ही में आए नक्शे और दूसरी चीजों की भी जरूरत थी। इसके अलावा बच्चों से बेहतर कौन हो सकता है। जब एक कबीले के युवा इतने कमजोर थे तो उसे यकीन था कि बुजुर्ग भी कमजोर होंगे। उसकी धारणा के अनुसार उनके कबीले के संप्रदाय के गुरु भी उसकी वर्तमान साधना
आईना के सामने चींटी के समान होंगे। जीशान आप क्या कहते हैं? दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा। जीशान ने जवाब दिया, आप जो भी चुनेंगे मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। इन दोनों लोगों की बातचीत देखकर गलिन हैरान रह गई। जब उसने पहली बार जीशान को देखा तो उसे उसकी खसरा स्वर्ग क्षेत्र की साधना समझ में आ गई। यह आदमी उसका नौकर बनने के भी लायक नहीं था। दक्ष के साथ रहने की तो बात ही छोड़, जो इतना ताकतवर था। इन सब के बावजूद जीशान और दक्ष एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे जैसे वे बराबर हो। ऐसा लग रहा था जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो, जो उसे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, दक्ष ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, तुम नहा लो, हम उस दिशा में इंतजार करेंगे, गलिन ने कहा। और वह दक्ष को कुछ गोपनीयता देने के लिए थोड़ा आगे बढ़ गई। 10 मिनट के बाद दक्ष और जीशान कपड़े पहनकर तालाब से बाहर निकले। हम यहाँ नए हैं, लेकिन क्या आपको यकीन है कि जिन लोगों को आपने अभी धमकी दी है उनके कबीले में जाना अच्छा होगा? जीशान ने दक्ष से पूछा जब उसने अपने लंबे बाल फिर से बांध लिए। चिंता मत करो, मैंने उसके मन की बात पढ़ ली है। मुझे पता है कि वह क्या सोचती होगी और मुझे यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, दक्ष ने जवाब दिया। जैसे ही दोनों ने नए कपड़े पहन लिए वे उन युवकों की ओर चलने लगे। मत भूलो, तुम्हें मुझे भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, मैं और अधिक मजबूत बनना चाहता हूं, जीशान ने दक्ष को याद दिलाया जब वे साथ साथ चल रहे थे। हाँ, मैं भूला नहीं हूं, चिंता मत करो, मैंने पहले से ही कुछ अच्छे कौशल चुने हैं जो मैं चाहता हूं कि तुम सीखो। मुझे लगता है कि वे तुम्हारे लिए बहुत अच्छे होंगे, दक्ष ने जीशान से कहा और उसे 2 पुस्तिकाएं दी। इन्हें सीखो और जब हम अभ्यास करेंगे तो मैं तुम्हें और भी सिखाऊंगा। इसके अलावा ये हथियार भी रखो, उसने जीशान को प्रणाम करते हुए आगे कहा। धनुष? लेकिन मैं तो तलवारबाज हूं, जीशान ने आश्चर्य से कहा। मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें धनुष चलाना भी सीखना चाहिए। मैं तुम्हें जो कौशल सिखाना चाहता हूं वह बहुत बढ़िया है, इसका इस्तेमाल सिर्फ धनुष से ही किया जा सकता है और मेरे विपरीत तुम अमर दुनिया में थोड़े कमजोर हो। तुम्हें वाकई सीखना चाहिए कि दूरी बनाए रखते हुए कैसे लड़ना है। बस इसे ले लो, दक्ष ने जोर देते हुए कहा। जीशान ने धनुष उठाया और आह भरी, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं थोड़ा कमजोर हूं? अगर ये थोड़ा कमजोर है तो मुझे नहीं पता कि इससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं इसे सींगा, उसने आगे कहा। यह तलवार किस ग्रेड की है? यह एक सेंटग्रेड हथियार है, ये फिलहाल के लिए अच्छा रहेगा, दक्ष ने जवाब दिया। सेंटग्रेड इतना मजबूत? जीशान ने कहा। आप अपने लिए मजबूत क्यों नहीं रखते? मुझे कमजोर वाले दे दो जो मेरी साधना से मेल खाते हो। चिंता मत करो, मेरे पास पहले से ही 2 तलवारें हैं, मुझे और किसी खजाने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया। उसे समय की तलवार और राजा की तलवार याद आ गई। राजा की तलवार जीशान की थी और वह तलवार उसने अपने पास रख ली थी। इसके अलावा उसके पास एक म्यान भी था जो उसे संत राजा ने खोद दिया था। संत राजा ने उससे कहा था कि अगर दक्ष वास्तव में राजा की तलवार की पूरी महिमा देखना चाहता है तो उसे इसे म्यान में रखना होगा। उस क्षण से दक्ष ने राजा की तलवार को दरांती में रखा था। उसने अभी तक तलवार को बाहर नहीं निकाला था क्योंकि वह इसे म्यान में रखना चाहता था ताकि वह इसे बाहर निकाल सके। तब तक उसके पास पहले से ही राजा की तलवार थी। इन 2 तलवारों के अलावा उसे कोई और खजाना दिलचस्प नहीं लगा। दरअसल संत राजा से मिले खजानों में से उसने ज्यादातर का इस्तेमाल नहीं किया था, यहाँ तक कि कुछ वस्त्र कलाकृतियां भी थी जिन्हें उसने अभी तक नहीं पहना था। हालांकि वह अभी भी रहस्यमय दस्ताने पहने हुए था जो उसे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में मिले थे। दक्ष जल्द ही गु कबीले के युवाओं तक पहुंच गया। क्या आप सच में हमें अपने कबीले में आमंत्रित करना चाहते हैं? दक्ष ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी, गलिन ने सम्मान पूर्वक कहा। तो फिर हमारा नेतृत्व करो, दक्ष ने कहा। गलिन ने दक्ष और जीशान को ले जाना शुरू कर दिया। जल्द ही दक्ष और जीशान जंगल से बाहर निकल गए। यहीं पर उन्हें असली अमर दुनिया दिखाई दी। दूर दूर तक एक विशाल शहर दिखाई दे रहा था जिसकी इमारतें इतनी ऊंची थी कि उन्हें यहाँ से देखा जा सकता था। इसके अलावा कुछ विशालकाय चील भी बाहर गु कबीले की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये चील है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। ये संत क्षेत्र के जानवर थे जो सांप सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली थे। डार्क राइज ईगल्स, हम अपने कबीले में उन्हें आगे पीछे ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता है कि वे बहुत कमजोर हैं, लेकिन कृपया उन्हें सहन करें। आप और आपका दोस्त मेरे साथ मेरी नाव पर बैठ सकते हैं, गलिन ने दक्ष से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह शर्मिंदा थी क्योंकि उनके जानवर बहुत कमजोर थे और वह दक्ष जैसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति को उन पर यात्रा करवा रही थी। यह ईगल्स बुरे नहीं है, चिंता मत करो, दक्ष ने जवाब दिया। रुको बहन लिन, मैं तुम्हारे पीछे बैठा था, अगर ये दोनों तुम्हारे साथ बैठेंगे तो मैं कहाँ बैठूंगा? गुरेन ने विरोध किया। वे इनके साथ बैठो, तुम दोनों बैठ सकते हो, मैं मेहमानों को ले जाऊंगी, गुलिन ने डाक ईगल पर बैठते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। दक्ष और जीशान भी उसके पीछे उसी बाज पर बैठे थे। हालांकि बाज बहुत बड़ा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ 3 लोगों के बैठने के लिए ही काफी था, इसलिए उन तीनों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। दक्ष के घुटने गलिन की पीठ को छू रहे थे जब वह उसके पीछे दूसरी दिशा की ओर मुंह करके बैठा था। जीशान ने भी ऐसी ही स्थिति अपनाई और उसके कंधे दक्ष से टकरा गए। जगह की कमी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आमतौर पर ईगल पर केवल 2 लोग बैठते हैं, हमें नहीं पता था कि हम आपसे यहाँ मिलेंगे, अन्यथा हम
काम और लोग लाते। गलिन ने क्षमा मांगते हुए दक्ष से कहा। जब ईगल शहर की ओर उड़ने लगा, ये ठीक है, इसकी चिंता मत करो, दक्ष ने जवाब दिया और उसने अपना ध्यान इस तथ्य से हटाने की कोशिश की कि उसके पैर गलिन के नितंबों को छू रहे थे। वह उस कोमलता को भी महसूस कर सकता था जिसने उसका ध्यान भटका दिया था। जैसे ही डाक ईगल ने अपने पंख हिलाए, उसकी पीठ भी थोड़ी सी हिली, जिससे दक्ष के घुटने गुलिन के नितंबों से गगड़ खाने लगे। वह उत्तेजित होने से खुद को रोक नहीं पाया। वह एक शक्तिशाली परीक्षण से गुजरा था, उसका पूरा शरीर यांग ऊर्जा से भर गया था और उसे किए हुए भी काफी समय हो गया था। वह थोड़ा उत्तेजित था। दयनीय, मैं वास्तव में दयनीय हूँ, क्या यह मुझे प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है? दक्ष ने सोचा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अन्य चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसका मन उसके स्पर्श पर और भी अधिक चला गया। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके मन में कुछ बहुत ही बुरे विचार आ रहे थे, क्योंकि वह सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर वह अभी गलिन को अपनी बाहों में ले लेता और ऐसा कर देता। उसने फिर से अपनी आंखें खोली और अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि उसके साथ क्या गलत था। जरूर गलिन बहुत सुंदर और हॉट भी था, लेकिन उसने कई हॉट महिलाओं को देखा था। आमतौर पर उसके पास ज्यादा नियंत्रण था, तो अब क्यों? क्या यह मेरे द्वारा अवशोषित की गई सारी ऊर्जा के कारण हो सकता है? दक्ष ने भोग सिकुड़ागढ़े कबीले के स्वामी थे। कमरे के अंदर जाने से पहले उसने एक बार अपने पिता के कमरे का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दक्ष लिन के पीछे वाले कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी हाथ में किताब लिए कुर्सी पर बैठा है। लिन, ये युवा कौन है? उसने लिन से पूछा। पिताजी, वे युवा नहीं है, वे महान गुरु हैं। वे हमारे जंगल से गुजर रहे थे और हमने उन्हें चोर समझ लिया। सौभाग्य से उन्होंने हम पर दया की और हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने माफी के तौर पर उन्हें अपने कबीले में आमंत्रित किया। गुलिन ने अपने पिता को समझाया। उसकी आवाज से उसके पिता को कुछ बातें समझ में आ गई। अगर ये लोग ताकतवर न होते तो वह ऐसी बातें नहीं करती, बल्कि अगर वे कमजोर होते तो वह उन्हें जंगल में घुसने के लिए डांट। भले ही वे थोड़े ताकतवर थे, लेकिन जंगल उनके पहरेदार से घिरा हुआ था। इसके अलावा गु कबीले का नाम ही इलाके में काफी था। वह उनके बारे में इतने सम्मान से बात नहीं करती। इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि वे मजबूत थे। उस आदमी ने दक्ष की साधना को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। वह अपनी साधना नहीं देख पाया, वह केवल जी शान की साधना देख पाया, जो उसे दयनीय रूप से कमजोर लगी। महान गुरु, क्या मैं आपकी साधना या आपकी पहचान जान सकता हूँ? उस व्यक्ति ने दक्ष से पूछा। तुम्हें मेरी साधना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे में इस पूरे शहर को नष्ट कर सकता हूँ। दक्ष ने स्पष्टता से उत्तर दिया। उसके शब्द सूचनाप्रद लग रहे थे, लेकिन वे धमकी भरे भी थे, जिससे उस व्यक्ति को यह पता चल रहा था कि उसे ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह इसके लायक नहीं है। लेकिन वह आदमी भी पीछे नहीं हट सकता था। क्या होगा अगर दक्ष दिखावा कर रहा था और वह वास्तव में कमजोर था? उसे परीक्षण करने की जरूरत थी। मैं गु वांग हूँ, गु कबीले का वर्तमान स्वामी। मैं आपको हमारे कबीले में स्वागत करना चाहता हूँ। साथ ही मैं हमारे भोले भाले बच्चों को माफ करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृपया हमें आज रात आपकी मेजबानी करने की अनुमति दे। कबीले के स्वामी ने दक्ष से सम्मान पूर्वक कहा। हालांकि उसे दक्ष पर शक था, लेकिन उसे सावधान रहने की जरूरत थी। अगर दक्ष वाकई ताकतवर होता तो वह मुसीबत को न्योता दे सकता था। वैसे भी यह सिर्फ एक दिन की बात थी, वह जोखिम उठाने के बजाय उनकी मेजबानी कर सकता था। हम आपके स्वागत की सराहना करते हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वह उस आदमी के विचार पढ़ सकता था, वह सब कुछ समझ गया। लिन ने उन्हें अतिथि कक्ष दिखाओ, इतनी लंबी यात्रा के बाद वे थक गए होंगे। गु वांग ने गलिन से कहा, जिसने दक्ष और जीशान को ले जाते समय सिर हिलाया। वह उन दोनों को अतिथि कक्ष में ले गई, जहां उसने उन्हें छोड़ दिया और अपने पिता के पास वापस आ गई। लिन, क्या तुम्हें यकीन है कि वे वास्तव में झूठे नहीं है? गु वांग ने लिन से पूछा। हाँ पिताजी, जब गुरेन ने उन्हें अपमानित किया तो उस आदमी ने अपनी आभा छोड़ी, जिससे गुरेन को अपने घुटनों पर बैठना पड़ा। मैंने भी उस आभा को महसूस किया और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ यह आपकी आभा से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। मेरा मानना है कि वह इस क्षेत्र से नहीं है, क्योंकि वह यहाँ का होने के लिए बहुत शक्तिशाली है। गलिन ने उत्तर दिया, ये सच है, मुझे लगता है कि हमें उन पर अच्छा प्रभाव डालना चाहिए। गु वांग ने अपनी ठड्डी रगड़ हुए कहा, पिताजी मैं भी कुछ सोच रहा था, क्या होगा अगर हम उन्हें कल हमारे साथ आने के लिए कहें? अगर वे हमारी मदद करने का फैसला करते हैं तो हम इस साल डिवीजन में बहुत सारे संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। गलिन ने सुझाव दिया, ये भी एक कारण है कि मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ। ये सच है, लेकिन वे हमारी इस तरह से मदद क्यों करेंगे? हम उनके लिए महत्वहीन है? गु वांग ने पूछा। हम हमेशा कोशिश कर सकते हैं, शायद हम उसे कुछ ऐसा दे सके जो उसे उपयोगी लगे। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है, किसी भी मामले में उसे बस अपनी उंगली हिलाकर सब कुछ खत्म करना होगा। गलिन ने जवाब दिया, इसके अलावा रॉयल कबीला भी आ रहा है। अगर वे हमारे साथ एक मजबूत गुरु को देखते हैं तो वे सोचेंगे कि हमारी भी कुछ उच्च पहुंच है। उन्होंने आगे कहा, इससे उनकी नजरों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वे हमारे खिलाफ कुछ भी करने
करने से पहले 2 बार सोचेंगे। इसके अलावा वे निश्चित रूप से अपनी राजकुमारी को गुरेन से शादी करने की अनुमति देंगे। ये सही है, भले ही वह हमारी मदद न करे, लेकिन हमारे पक्ष में उसकी उपस्थिति ही प्रतिष्ठित होगी। मैं उसे कल हमारे साथ आमंत्रित करने का प्रयास करूंगा, उम्मीद है वह हाँ कहेगा। तब तक उन्हें खुश रखो, गु वांग ने सिर हिलाते हुए कहा। इसके अलावा वे दोनों अकेले हैं ना, उनके साथ रहने के लिए कुछ महिलाओं को उनके कमरे में भेज दो। उन्होंने आगे कहा, हाँ पिताजी, रात के खाने के बाद मैं उनकी सेवा के लिए कुछ नौकरानियां भेज दूंगा। गुलिन ने सहमति जताई, नहीं नौकरानी मत भेजो, अगर वे सच में इतने ताकतवर हैं तो वे किसी उच्च राज्य के अच्छे परिवार से होंगे। उन्हें लगेगा कि अगर हम नौकरानियां भेजेंगे तो हम उनका अपमान कर रहे हैं। गु वांग ने साफ मना कर दिया। तो फिर कौन पिताजी? गुलिन ने भौंसी कोड़ते हुए पूछा। निश्चित रूप से आपका मतलब यह नहीं है। ये सही है, आज रात उन्हें साथ रखने के लिए गु कबीले से कुछ युवतियों को भेजो, तुम इसे संभाल लोगे? गु वांग ने कहा, लेकिन पिताजी यह मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, यह अंतिम है। कुछ सुंदर दिखने वाली महिलाओं का चयन करें जिन्हें कोई भी पुरुष मना नहीं कर सकता। कौन जानता है, अगर उसे हमारे कबीले की कोई महिला पसंद आती है तो वह उसे पत्नी के रूप में भी ले सकता है, हम उसके रिश्तेदार बन सकते हैं। गु वांग ने कहा, लेकिन वह अचानक रुक गया क्योंकि उसके विचार वहां पहुंच गए। एक मिनट रुको, मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा? अगर उसे तुम में दिलचस्पी हो और वह तुमसे शादी कर ले तो यह और भी बेहतर होगा। वह हमारे कबीले का सदस्य बन जाएगा, कोई भी उसे हमारे दामाद के रूप में देखकर हमारी ओर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। वैसे भी यहाँ उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, मुझे संदेह है कि तुम्हें कभी कोई बेहतर लड़का मिलेगा, उसने कहा। और उसके दिमाग में एक विचार आया, वह अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता था। लेकिन पिताजी मैं कैसे? जैसा कि मैंने कहा, कोई बहाना नहीं। क्या आपको सचमुच लगता है कि आप उससे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति पा सकते हैं? लेकिन वह एक बुरा आदमी है पिताजी, मैं उसके जैसे किसी व्यक्ति से शादी कैसे कर सकती हूँ? उसे बहका तो दूर की बात है, गुलिन ने विरोध किया। इसके अलावा यह मेरे लिए अपमानजनक है, मैं तुम्हारे बाद कबीले का सरदार बनने जा रहा हूँ, कबीले को मेरी जरूरत है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। बकवास, तुम्हें किसने बताया कि वह बुरा आदमी है? वह तो 25 साल का भी नहीं है, गवान चिल्लाया। क्या वह तो 25 साल का भी नहीं है? गलिन ने चौंक कर पूछा। ये सही है, क्या आप भूल गए कि मैं किसी भी व्यक्ति की अनुमानित आयु देख सकता हूं, चाहे वह किसी भी तरह का वेश क्यों ना धारण करे? इसलिए जब आपने मुझे बताया कि वह कितना शक्तिशाली था तो मैं चौंक गया था, गु वांग ने उत्तर दिया। अगर तुम्हें सच में यकीन है कि वह इतना ताकतवर है तो इसका मतलब है कि उसने इतनी कम उम्र में इतनी ताकत हासिल कर ली है। वह वाकई प्रतिभाशाली है, इस गति से वह भविष्य में पश्चिमी सम्राट की सेना में जनरल भी बन सकता है। इसके बाद ये छोटे राजा उसके सामने कुछ भी नहीं रह जाएंगे, वह अमर दुनिया में दूसरे सबसे ऊंचे स्थान पर होगा। उसके भविष्य की संभावनाएं अथाह है, यह मौका मत खोना, उसने आगे कहा। तो क्या आपको सचमुच यकीन है कि वह सचमुच मजबूत था और आपने कोई गलतफहमी नहीं की? उन्होंने पूछा। मुझे यकीन है, वह वाकई ताकतवर था, इसलिए मैंने सोचा कि वह बुरा आदमी है जो जवान होने का नाटक कर रहा है, लेकिन ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में जवान था। गलिन ने हिलाते हुए कहा, इसलिए तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, वह सुंदर है, वह मजबूत है और उसका भविष्य उज्जवल है, उसमें वे सभी गुण हैं जो तुम अपने पति में चाहती थी। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें ऐसा आदमी फिर कभी नहीं मिलेगा। तो क्या तुम ऐसा करोगी? जब अवसर तुम्हारे सामने हो तो उसका लाभ उठाओ, गु वांग ने गलिन के करीब आते हुए कहा। लेकिन अगर तुम सच में ऐसा नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मुझे लगा कि अगर हम उसकी शादी तुमसे करवा दें तो बेहतर होगा क्योंकि वह बहुत खास है, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं ग्रैंड एल्डर से बात करूंगा। उन्होंने आगे कहा, उसकी बेटी भी जवान है, लेकिन बस याद रखना, जब वह पश्चिमी सम्राट के सेनापति की पत्नी बनेगी तो तुम हमेशा उससे ईर्ष्या करोगे, तुम्हें हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि तुमने यह अवसर खो दिया। तो तुम्हारा फैसला क्या है? उसने पूछा। गु ने अपने पिता की कहीं हर बात पर विचार किया और उसे सब समझ में आ गया, उसे किसी दिन किसी से शादी तो करनी ही थी, और अगर दक्ष वाकई शादी कर रहा था तो उससे बेहतर कौन हो सकता था? उसने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं ये करूंगी, मैं उससे बहकाऊंगी, इसकी तैयारी करो, उसने उसे मुक्त करते हुए कहा। पिताजी, हमें इस स्वर्गीय क्षेत्र के आदमी के बारे में क्या करना चाहिए? भले ही वह दयनीय रूप से कमजोर है, लेकिन ऐसा लगता है कि दक्ष उसके साथ सम्मान से पेश आता है, हो सकता है कि वे दोस्त हो। क्या हमें आज रात अपने कबीले के सदस्यों को उसके पास भेजना चाहिए? वे ऐसे कमजोर आदमी के साथ जाने से वाकई बहुत परेशान होंगे, ये सच है, लेकिन आपको उसके लिए हमारे कबीले के सदस्यों को भेजने की जरूरत नहीं है, वह योग्य नहीं है, बस उसके लिए नौकरानियां भेज दीजिए, बस अपनी नजर पुरस्कार पर रखिए। गु वांग ने उत्तर दिया। अब जाओ और उसके साथ रहो, उसे हमारा वंश दिखाओ और भोजन का समय होने से पहले उसके करीब पहुंच जाओ। उन्होंने आगे कहा। गुलिंग कमरे से बाहर चला गया। उन्होंने हमें 2 कमरे दिए, बुरे नहीं है, कमरे भी अच्छे हैं। जीशान ने दक्ष से उसके कमरे में प्रवेश करते
करते हुए कहा, बेशक वे ऐसा करेंगे, ये हमारी अच्छी छवि बनाने के लिए उनकी पेशकश की तरह है, इस दुनिया में ताकत होने का यही फायदा है, दक्ष ने जवाब दिया और वह बिस्तर के करीब चला गया। अब जब उनके पास कुछ खाली समय था तो वे अपनी साधना को स्थिर करने के लिए बिस्तर पर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। तुम्हें भी वह किताब पढ़नी चाहिए जो मैंने तुम्हें दी थी, समय बर्बाद मत करो। हाँ ठीक है, मैं भूल गया। जीशान जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चला गया। दक्ष ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। दस्तक वह अभी चला ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जीशान, मैंने तुमसे कहा था जाओ और पढ़ाई करो, दक्ष ने पुकारा। ये जीशान नहीं है, यह मैं हूँ। बाहर से एक महिला की आवाज आया, गलिन अंदर आओ, दरवाजा खुला है, दक्ष ने जवाब दिया। दरवाजा खुला और गलिन अंदर आया। इस बार उसने अलग पोशाक पहन रखी थी, सुबह के विपरीत जहाँ उसने ढीले कपड़े पहने थे, इस बार उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो उसके शरीर को इतना कसकर जकड़ रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वे जल्द ही फट जाएंगे। जहां तक उसकी स्कर्ट की बात है तो वह इतनी छोटी थी कि उसमें से उसकी खूबसूरत मुलायम जाग दिख रही थी। दक्ष ने बमुश्किल अपने मन पर काबू पा था, लेकिन ये दृश्य देखने के बाद वह फिर से उत्तेजित होने लगा। गलिन सुबह की तुलना में बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दक्ष ने गलिन की खुली टांगों से अपनी नजर हटाते हुए पूछा। मैं तुम्हारा साथ देने आई हूँ, साथ ही मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कबीले की सैर करा दूं, यहाँ देखने के लिए कई दिलचस्प जगह है, गलिन ने दक्ष की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। बहुत समय नहीं बीता था कि गलन बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। दक्ष ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। ठीक है, मुझे भी इधर उधर देखना था, मैं आखिरकार इसी इलाके में हूँ। वह बिस्तर से उतरक खड़ा हो गया। बहुत बढ़िया, आओ मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ, गुल ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पीछे आओ, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। दक्ष उसे जाते हुए देखकर नीचे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। वाकई दयनीय, क्या बकवास है, इतना भी मुझे परेशान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसने अपने कंधे पर चुटकी लेते हुए कहा। वह गुलिन के पीछे चला गया। दक्ष को चारों ओर दिखाने के बाद गलिन उसे एक अलग जगह पर ले गया और यहीं पर हम अपने जानवरों को रखते हैं। दक्ष ने कमरे के चारों ओर देखा और देखा कि कमरे के अंदर विभिन्न प्रकार के जानवर मौजूद थे। बुरा नहीं है, दक्ष ने छोटे बड़े जानवरों को देखते हुए तारीफ की। एक गेंडा, अचानक उसने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उसने दूरी पर एक सफेद घोड़ा देखा जिसके सिर पर एक सींग था। वह घोड़े के पास गया और जब उसने साफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि घोड़े के पंख नहीं थे, यह एक सामान्य घोड़ा लग रहा था, लेकिन फिर भी ये सुंदर था। क्या तुम्हें वह घोड़ा पसंद है? गुलिन ने पूछा जब उसने दक्ष को घोड़े की ओर देखते हुए देखा। हाँ, ये बहुत अच्छा घोड़ा है, दक्ष ने सिर हिलाया। तो फिर हम घूमने क्यों ना चले? क्या तुमने नक्शा भी नहीं मांगा था? मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसे बाद में ले लूंगा, क्योंकि हमारे कबीले के पास नक्शा नहीं है, हम इसे अभी बाहर से खरीद सकते हैं। ठीक है, गलिन ने सुझाव दिया और उसने धीरे से दक्ष की बाहों को सहाया। ये सही है, मुझे नक्शे की जरूरत है। ठीक है चलो, दक्ष ने सहमति जताते हुए कहा। गलिन सीन वाले घोड़े पर चढ़ गया। मेरे पीछे बैठो, चुनकी सिर्फ मुझे ही दिशा पता है, इसलिए मैं सवारी करूंगा, तुम वापस आते समय सवारी कर सकते हो। ठीक है, दक्ष ने कहा और वह भी घोड़े पर चढ़ गया। गुल इनके पीछे बैठ गया। दुर्भाग्य से जब वह घोड़े पर चढ़ा तभी उसे एहसास हुआ कि यह स्थिति क्या थी। वे बहुत करीब थे, उनके शरीर वहां छू रहे थे जहां उन्हें नहीं छूना चाहिए था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और घोड़ा वहां से भागने लगा। जल्द ही यह कबीले से बाहर हो गया। मुझे कसकर पकड़ो, ये घोड़ा बहुत तेज है, तुम गिर सकते हो, गलिन ने दक्ष को याद दिलाया। एक गहरी सांस लेते हुए दक्ष ने अपनी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट दी और उसे कसकर पकड़ लिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा गलिन ने कहा था। घोड़ा वास्तव में बहुत तेज था, वास्तव में उसकी गति ओरियन से भी ज्यादा तेज लग रही थी। यह वास्तव में सबसे तेज जानवर था जिस पर वह बैठा था। अगर वह गलिन को नहीं पकड़ रहा होता तो उसे यकीन था कि वह गिर सकता था। गलिन को पकड़ने से वह बच गया, लेकिन इससे वह मुसीबत में भी पड़ गया। वह और भी उत्तेजित महसूस कर रहा था क्योंकि गलिन का बट उस जगह रगड़ा गया था जहां उसे नहीं रगड़ना चाहिए था। गलिन जानबूझकर और भी आगे बढ़ रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि दक्ष उसकी ओर आकर्षित हो। जल्द ही उससे लगा कि कोई उसकी पीठ पर चोट कर रहा है। जब उसे एहसास हुआ कि यह क्या है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार उसकी योजना काम कर रही थी, अब उसे बस आगे बढ़ने की जरूरत थी। दक्ष को भी महसूस हो रहा था कि अब उसका कुछ हिस्सा खड़ा हो गया है। उसे आश्चर्य हुआ कि गलिन ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। उसे यकीन था कि अब तक यह महसूस हो चुका होगा। क्या वह इसलिए कुछ नहीं कह रही थी क्योंकि उसे लगता था कि यह जानबूझकर किया जा रहा है? वह दक्ष को नाराज नहीं करना चाहती थी जो उसके सामने ज्यादा ताकतवर था। उसने अब और अनुमान न लगाने का निर्णय लिया और केवल उसके मन की बात जानने का प्रयास किया। जैसे ही उसने उसके मन की बात पढ़ी वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये लोग वे वास्तव में उसे मछली की तरह फंसाने की कोशिश कर रहे थे। जब मैंने पहली बार उसके दिमाग को पढ़ा तो मुझे पता था कि वह दूसरों को ये दिखाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी कि उसके कबीले के लोग किसी ताकतवर व्यक्ति को जानते हैं। मुझे लगा कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि यह कोई बुरा सौदा नहीं था। मैं उन्हें अपने बारे में शेख ही बारने दूंगा, जबकि मैं जो चाहता हूँ वह पा लूंगा। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि उसकी योजना इतनी बदल गई है?
जैसे ही दक्ष ने उसके मन की बात पढ़ी वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये लड़की वाकई चालाक थी, लेकिन वह उसे दोष नहीं दे सकता था। घोड़ा जल्द ही एक विशाल इमारत के पास रुक गया। ये कौन सी जगह है? दक्ष ने घोड़े से उतरते हुए पूछा। उसने पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में अनभिज्ञता का नाटक किया। ये हमारा शहर पुस्तकालय है, यहाँ से हम नक्शे खरीद सकते हैं। न केवल हमारे राज्य के नक्शे बल्कि आप पूरे पश्चिमी साम्राज्य का नक्शा भी खरीद सकते हैं जिसके अंतर्गत हम आते हैं। गलिन ने पद छोड़ते हुए कहा, पश्चिमी साम्राज्य? तो मैं पश्चिमी सम्राट द्वारा शासित भूमि में हूँ, वहाँ 4 सम्राट है और उन सभी ने संत राजा को धोखा दिया। मुझे लगता है कि एक दिन ये पश्चिमी साम्राज्य अपने सम्राट को खो देगा। क्या ऐसा करने के बाद मैं अमर दुनिया का एकमात्र शासक नहीं बन जाऊंगा? मैं सम्राट नहीं बन सकता। मुझे लगता है कि मैं अमर दुनिया को दूसरों को सौंप दूंगा ताकि वे शासन करें। अगर गु कबीले ने कोई गड़बड़ी नहीं की तो मुझे उन्हें ये साम्राज्य देना होगा। जब मुझे इसकी जरूरत होती है तो वे मेरी मदद करते हैं। मैं देखूंगा कि भविष्य में क्या होता है। विचारों में खोया हुआ दक्ष गुलिन के पीछे लाइब्रेरी के अंदर चला गया। मिस गु, आपका स्वागत है। आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे हमारे साम्राज्य के नक्शे खरीदने हैं, मैं उन्हें अभी ले आऊंगा। और कुछ चाहिए? जब आप यहाँ आए तो हमारे राज्य का नक्शा भी साथ लाए। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर की बातचीत के बाद लाइब्रेरियन नक्शे लाने के लिए चले गए। ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, यह मेरी अपेक्षा से भी बड़ी है। चारों ओर देखते हुए दक्ष ने तारीफ की। आप हमें शर्मिंदा ना करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, है ना? मुझे यकीन है कि आपने अपने इलाके में इससे भी बड़ी कई लाइब्रेरी देखी होंगी। गुलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम ऐसा कह सकती हो, दक्ष ने कहा और उसे विश्वास दिलाया कि वह सही थी। पुष्टि मिलने के बाद गलिन यही नहीं रोकी, उन्होंने आगे पूछा, अब जब हम इस विषय पर आ गए हैं तो क्या मैं कृपया जान सकती हूँ कि आप कहाँ से हैं? क्या आप पश्चिमी शाही शहर से हैं या आप अन्य साम्राज्य से हैं? मैं कहाँ से हूँ? मुझे संदेह है कि यह किसी भी मामले में मायने रखता है। दक्ष ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। वह नहीं कह सकता था कि वह इस दुनिया से नहीं है, इसके बजाय वह कल ही ऊपर उठा था। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारी निजता छीनने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बस उत्सुक थी। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, पूछने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। गलिन ने दक्ष से माफी मांगते हुए कहा और धीरे से झुकी जिससे दक्ष को उसकी क्लीवेज दिखाई दी। भगवान, ये लड़की वाकई बहुत बुरी है, दक्ष ने सोचा और दूसरी तरफ तर देखने लगा। उसने उससे बात करना बंद कर दिया। वह सोच रहा था कि यह अतिरिक्त यांग ऊर्जा कब खत्म होगी। उसे यकीन था कि इसे दूर करने का एकमात्र तरीका करना था, लेकिन वह ऐसा भी नहीं कर सकता था। जून ने उससे कहा था कि जब तक वह अपनी साधना को स्थिर नहीं कर लेता तब तक वह नहीं कर सकता, क्योंकि यह आत्महत्या से कम नहीं होगा। कारण के बारे में उन्होंने कहा कि जो यन ऊर्जा उसे प्राप्त होने वाली थी वह उसके मूल को भ्रष्ट कर देगी, जो पहले से ही इतने कम समय में इतना अधिक शक्तिशाली हो जाने के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा था। मुझे इसे महीनों तक सहना पड़ेगा, मैं इस तरह पागल हो जाऊंगा। दक्ष ने सोचा। गलिन सीधी खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष उसके प्रस्ताव को क्यों ठुकरा रहा है। उसे यकीन था कि वह सुंदर और आकर्षक है, इसके अलावा घोड़े पर उसे इस बात की पुष्टि मिल गई कि वह उसमें दिलचस्प रखता है। तो फिर वह लालच में क्यों नहीं आया? वह उसके करीब आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था? इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि वह एक सज्जन व्यक्ति बनना चाहता था। चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें पकड़ लूंगी, उसने मुट्ठी भींच हुए सोचा। तभी लाइब्रेरियन वापस आया और उसने स्क्रॉल के आकार के 2 नक्शे दक्ष को दे दिए। दक्ष ने स्क्रॉल ले लिया और बाद में देखने के लिए उसे अपने भंडारण रिंग में रख लिया। क्या मैं आपकी किसी अन्य तरह से मदद कर सकता हूँ? लाइब्रेरियन ने आगे पूछा। ये काफी है, धन्यवाद, गलिन ने जवाब दिया और वह दक्ष के साथ जाने लगी। कल के लिए शुभकामनाएं। गलिन के जाने से पहले ही लाइब्रेरी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, कल क्या होगा? दक्ष ने गलिन से पूछा। हालांकि उसे पहले से ही सब कुछ पता था, फिर भी उसने अनजान बनने का नाटक किया। कल एक कार्यक्रम है पिताजी, आपको इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत मजेदार कार्यक्रम है, आपको ये पसंद आएगा, गुलिन ने जवाब दिया। आज रात मैं अपने पिता से कहूंगा कि वे विस्तार से समझाएं। वह घोड़े पर चढ़ गई और दक्ष को अपने पीछे बैठने को कहा। इस बार मैं सवारी कर रहा हूं, तुम पीछे बैठ सकते हो, दक्ष ने कहा। पिछली गलती को दोहराने के लिए तैयार नहीं था। वह फिर से ऐसा कष्ट नहीं सहना चाहता था। अगर वह उसके सामने बैठता तो उसे लगता कि वह उसके बीच में होगा, ना तो वह उसे देख सकता था ही उसकी कोई चीज उसकी किसी चीज को छू सकती थी। ठीक है, गलिन नीचे उतरा और दक्ष को पहले चढ़ने दिया। जैसे ही दक्ष बैठा वह भी उसके पीछे चढ़ गई। तैयार हो? दक्ष ने पूछा। जरा ठहरिए, गलिन ने पीछे से दक्ष को मजबूती से गले लगाते हुए कहा। अब मैं तैयार हूं, मैं गिरना नहीं चाहता। अब ये भी है, दक्ष ने भौं से खोलते हुए सोचा। वह महसूस कर सकता था कि गलिन का उसकी पीठ पर दबा हुआ है, जबकि वह उसे इस तरह गले लगा रही थी जैसे उसका जीवन उस पर निर्भर हो। घोड़ा आगे बढ़ने लगा, जबकि दक्ष ने अपनी नजरें सड़क पर टिकाए रखी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह किसी को टक्कर ना मारे। अपना ध्यान बटा के लिए वह बातचीत करने लगा। मुझे यकीन है कि आपके पिता मुझे इसके बारे में बता
सकते हैं, लेकिन आप कम से कम मुझे एक सामान्य विचार दे सकते हैं, ये बेहतर होगा। तो कल क्या है? दक्ष ने पूछा। सामान्य विचार के लिए कल राज्य के सभी प्रमुख कुलों की एक प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता के परिणामों के अनुसार संसाधनों का वितरण तय किया जाएगा। मुझे लगता है कि आप इसका आनंद लेंगे। हमारे जैसे कमजोर साधकों को तुच्छ संसाधनों के लिए लड़ते देखना। गुलिन ने उत्तर दिया। उन्होंने एक और चाल चलते हुए कहा, शाही परिवार भी वहां होगा। दक्ष अभी भी गली इनके को महसूस कर सकता था, लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं थी। उसे और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात उसके हाथ थे। जब वह बोल रही थी उसके हाथ नीचे की ओर खिसते रहे और वे उसकी पैंट पर पहुंच गए और ऐसी चीजों को छू रहे थे जो उन्हें नहीं छूनी चाहिए थी। गलिन ने ऐसे अभिनय किया जैसे उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह लगातार बोलती रही। उन्होंने आगे कहा, मुझे यकीन है कि पिताजी इसे बेहतर तरीके से समझाएंगे। तब तक घोड़ागू कबीले की हवेली में वापस आ चुका था। हम वापस आ गए हैं, मुझे घुमाने के लिए धन्यवाद। मैं अपने कमरे में आ जाऊंगा, दक्ष ने गलिन से कहा जब वह घोड़े से उतरा और जाने लगा। जब रात होगी तो मैं तुम्हें खाने पर ले जाने आऊंगी, गुलिन ने दक्ष से कहा और वह भी नीचे उतर गई। पीछे खड़ी होकर वह कुछ सोचे बिना न रह सकी। यह आदमी, मुझे यकीन है कि वह भी ऐसा महसूस करता है। मैंने भी ऐसा महसूस किया। वह निश्चित रूप से जाने देना चाहता है, तो उसे क्या रोक रहा है? वह खुद पर नियंत्रण करना क्यों नहीं छोड़ देता? दक्ष फिर से अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। अब वह उस दुष्ट महिला के बिना आराम कर सकता था। ये लड़की पागल है, दक्ष ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। ऐसा मत करो जैसे कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया। सबूत मेरी आंखों के सामने है, जुन ने दक्ष से कहा। उसके सामने आते हुए कौन समझदार आदमी ऐसी चीज पसंद नहीं करेगा? बेशक मुझे ये पसंद आया, लेकिन ये पीड़ादायक भी है। अगर मैंने अपनी वासना को पहले ही बाहर निकाल दिया होता तो मैं इसे नियंत्रित कर सकता था, लेकिन जैसा कि आपने कहा अपने मूल की खातिर मैं ऐसा नहीं कर सकता। दक्ष ने भौं सिरने हुए कहा, ये सब गड़बड़ है। जो भी हो, मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे ध्यान करने दो। इस तरह मैं अपनी साधना को और भी अधिक स्थिर कर सकता हूँ और साथ ही खुद को शांत भी कर सकता हूँ। उन्होंने ध्यान में बैठते हुए आगे कहा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और दक्ष ध्यान की प्रक्रिया में डूबा हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि उसे ध्यान शुरू किए हुए कितने घंटे बीत चुके थे। रात के खाने का समय हो चुका था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। यह खुला है, उसने आंखें खोलते हुए कहा। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित करने आई हूँ, गुलिन ने कमरे के अंदर कदम रखते हुए दक्ष से कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इतनी जल्दी मत आओ, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना समय लो, गलिन ने हंसते हुए जवाब दिया। दक्ष ने उसका मतलब समझ लिया। उसने अपना सामान्य कथन बदलकर दोहरे अर्थ वाली बात कह दी थी। दक्ष ने मजाक को नजरअंदाज करते हुए पूछा, क्या आपने जीशान को भी सूचित किया था? मैंने अभी तक नहीं किया है, गलिन ने उत्तर दिया। वैसे क्या वह व्यक्ति तुम्हारा मित्र है? वह मेरा दोस्त नहीं है, वह मेरे परिवार से कम नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया। मैं उसे खुद बता दूंगा। अपने कमरे से बाहर निकलकर वह अगले कमरे में चला गया, लेकिन उसे पता नहीं चला। जीशान, खाने का समय हो गया है, आओ और खाओ। जीशान कमरे से बाहर नहीं निकला, इसके बजाय उसने अंदर से ही जवाब दिया, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम खाना खा लो, मैंने पहले ही पल खा लिए हैं, मैं आज के लिए बाहर नहीं आऊंगा। इस मामले में आपको शुभकामनाएं, दक्ष ने गलिन के साथ जाते हुए कहा। उसे कबीले के मुखिया के आंगन में ले जाया गया, यहीं पर रात्रि भोज होने वाला था। आपका स्वागत है, कृपया बैठिए। जैसे ही दक्ष अंदर आया, उसका स्वागत कबीले के मुखिया ने किया, जो पहले से ही खाने की मेज पर उनका इंतजार कर रहा था। धन्यवाद, दक्ष ने जवाब दिया, क्योंकि उसने गवान के विपरीत छोर पर एक सीट चुनी थी। गुलिन ने वह कुर्सी चुनी जो दक्ष के ठीक बगल में थी और वह भी उस पर बैठ गई। तुम दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो, मानो कोई स्वर्गीय जोड़ा हो, गु वांग ने मजाक करते हुए कहा, साथ ही इशारा भी किया। आपकी बेटी बहुत सुंदर है, वह किसी के भी साथ अच्छी लगेगी, दक्ष ने विनम्रता से उत्तर दिया। हाँ 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 हाँ, वह सबसे अच्छी लड़की है जो किसी भी आदमी को मिल सकती है। मैं अभी भी उसके लिए पति की तलाश कर रहा हूँ, मुझे आश्चर्य है कि उससे कौन शादी करेगा, गवांग ने आह भरते हुए कहा। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि तुम्हें जल्द ही कोई मिल जाएगा, दक्ष ने डिनर शुरू करते हुए जवाब दिया। गुवांग ने भी खाना शुरू कर दिया। गुलिन ने एक चम्मच भी उठाया जो गलती से जमीन पर गिर गया, मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ, गलिन ने दक्ष की ओर झुकते हुए कहा। उसने खुद को सहारा देने के लिए अपना एक हाथ दक्ष की जांघों पर रखा और चाकू उठाने के लिए नीचे गई। दक्ष को यकीन नहीं था कि यह उसकी असली गलती थी या उसे उत्तेजित करने की उसकी एक और चाल थी। वह खाना जारी रखता था। गुलम भी चम्मच लेकर आया, लेकिन उसने दक्ष की जांघों से अपने हाथ नहीं हटाए। उसने चम्मच को टेबल पर रख दिया और दूसरा चम्मच उठाकर खाने लगी। वह सिर्फ एक हाथ से ही खाना खा पा रही थी, क्योंकि उसने अपना हाथ दक्ष की ऊपरी जांघ पर ही रखा हुआ था। दक्ष ने भी उसे डांटा नहीं और उसकी हरकतों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। जब उसकी हरकतें बंद नहीं हुई तो वह परेशान हो गया, क्योंकि वह वास्तव में उत्तेजित हो रहा था। वह उसके साथ खेल रही थी और उसने उसे पूरा लौटाने का फैसला किया। उसने अपना एक हाथ गलिन की मुलायम जांघों पर भी रख दिया। एक गलिन को उम्मीद नहीं थी कि
दक्ष उसे अचानक छू लेगा। जब दक्ष ने उसे छुआ तो वह चौंककर चीखने लगी। क्या हुआ? गुवांग ने अपनी बेटी से पूछा। कुछ नहीं हुआ, गलिन ने उत्तर दिया। एक एक और नोट उसके होठों से निकल गया। जब दक्ष ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर किया और हल्का सा दबाया, उसने अपने होंठ उसके कानों के पास लाकर फुसफुसाना का जोखिम नहीं उठा सकती। तभी उसने अपने हाथ हटा लिए और खाना फिर से शुरू कर दिया। लाल चेहरे के साथ गलिन ने भी अपना हाथ हटा लिया। कुलपति गु, मैंने सुना है कि कल कुछ कार्यक्रम है, दक्ष ने विषय बदलते हुए पूछा, क्योंकि उसने देखा कि वह व्यक्ति उसे और उसकी बेटी को संदेह भरी नजरों से देख रहा था। ये सही है, कल का दिन वाकई एक खास घटना है, ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य की सभी प्रमुख शक्तियां भी वहां मौजूद होंगी। क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? गु वांग ने दक्ष से कहा। उन्होंने आगे कहा, आप हमारे साथ आ सकते हैं। वास्तव में यदि आप हमारे साथ आए तो हमें खुशी होगी। अपने दोस्तों को भी साथ लाए। ऐसा हमेशा नहीं होता कि हम इस तरह का आयोजन करें, ये हर 5 साल में एक बार ही होता है। तुमने अभी भी मुझे नहीं बताया कि इसमें क्या हुआ। मुझे कैसे पता चलेगा कि यह मजेदार है या नहीं? पहले मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे बस स्पष्ट बातें ही पता है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह उनसे जानना चाहता था कि यह क्या था। हाँ ठीक है, दरअसल राज्य में बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन कोई भी शक्ति उनका मालिक नहीं है। हम जो प्रणाली अपनाते हैं वह अस्थायी स्वामित्व की है। हर 5 साल में हमारे यहाँ ये प्रतियोगिता होती है, विजेताओं के आधार पर संसाधन दिए जाते हैं। वास्तव में वह जंगल जिसमें मेरी बेटी ने आपको पाया, यही वह जंगल है जिसे हमने 5 साल पहले जीता था, क्योंकि हम आखिरी स्थान पर आए थे। दूसरे को बहुत बेहतर संसाधन मिले। वैसे भी इस साल हमें बहुत ऊंचा स्थान मिलेगा। गु वांग ने कहा। तुम गोल गोल क्यों घूम रहे हो? तुमने मुख्य बात को छोड़कर बाकी सब कुछ समझा दिया। बस प्रतियोगिता में क्या होता है? तुम किसमें लड़ते हो, ताकत की लड़ाई या ज्ञान की लड़ाई या क्या? दक्ष ने निराश होते हुए पूछा। मैं माफी चाहता हूँ, हम ताकत और बुद्धि दोनों से लड़ते हैं। वास्तव में हर बार अलग अलग तरह की लड़ाइयाँ होती हैं जिनका फैसला शाही परिवार करता है। वास्तव में 2 अलग अलग श्रेणियां हैं, एक मेरे जैसे बुजुर्गों के लिए है जबकि दूसरा मेरी बेटी जैसे युवाओं के लिए है। बाकी चीजों के बारे में भी हम कल ही जानेंगे, गु वांग ने बताया। दिलचस्प है, यह मजेदार लगता है, मैं इसमें भाग लूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बिल्कुल सही है, मैं आपके लिए हर व्यवस्था कर दूंगा। गु वांग ने सहमति जताई। मैं अपने दोस्त को भी अपने साथ लाऊंगा, उसके लिए भी व्यवस्था करो, दक्ष ने आगे कहा। ये हो जाएगा। गु वांग ने फिर सिर हिलाया। बाकी का दिन चुपचाप चला गया। जल्दी ही सब खत्म हो गया और दक्ष गलिन के साथ चला गया। गलिन ने कुछ नहीं कहा और जाने से पहले उसने दक्ष को उसके कमरे तक छोड़ दिया। वह अभी भी उस पल को महसूस कर रही थी जब दक्ष ने उसकी जागों को छुआ था। ये पहली बार था जब किसी पुरुष ने उसे इतने आत्मीयता से छुआ था और उसे यह अच्छा लगा। इसके अलावा उसे दक्ष भी पसंद था। वह उस समय उसकी अनुमति के बिना और भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप पर नियंत्रण रखा। वह बहुत अच्छा था, मैं उसे किसी भी तरह अपना बना लूंगी। गलिन ने अपने हाथ रगड़ हुए कहा। वह एकदम सही है। दक्ष अपने कमरे में बैठा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे थकान भी महसूस हो रही थी। उसने इतना खा लिया था कि उसे बैठने में असहजता महसूस हो रही थी। उसे नींद भी आ रही थी। अरे मैं लेटकर ध्यान करूंगा, मुझे ज्यादा आराम मिलेगा, उसने बिस्तर पर सीधा लेटते हुए कहा। वह आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। रात के 12 बजे थे जब जीशान के कमरे का दरवाजा खुला। 3 खूबसूरत नौकरानियां छोटे कपड़े पहने हुए अंदर दाखिल हुई। उन्हें जीशान की सेवा करने की उम्मीद थी। दुर्भाग्य से जैसे ही वे अंदर गए उन्हें केवल डांट ही मिली। तुम कौन हो? इस कमरे से बाहर निकल जाओ, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, जीशान ने दृढ़ता से कहा। उसके हाथ में एक किताब थी। युवा स्वामी, हम रात में आपके साथ रहने और आपकी सभी मर्दाना जरूरतों का ख्याल रखने के लिए यहाँ है। नौकरानियों ने जीशान को सूचित किया क्योंकि उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए जिससे उनके निर्दोष शरीर दिखाई दिए। ये क्या बकवास है? जीशान ने चौंककर चिल्लाया। क्या गु कबीले पागल हो गए हैं? वे अपने साथ महिलाओं को भेज रहे थे। बाहर निकल जाओ, मैं तुम में से किसी से नहीं मिलना चाहता, मैं अकेला रहूंगा। जिसने भी तुम्हें भेजा है उससे कह दो कि मुझे किसी सी सेवा की आवश्यकता नहीं है, उसने नौकरानियों से कहा। लेकिन युवा मास्टर नहीं, लेकिन बाहर निकलो, जीशान ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। ठीक है, हम चले, नौकरानियों ने सिर नीचे रखते हुए जाने से पहले आदर पूर्वक कहा। उनके जाने के बाद ही उन्होंने अपना सिर उठाया और गालियां देनी शुरू की। वह आदमी खुद को कौन समझ रहा था? सिर्फ एक तुच्छ स्वर्ग लोक साधक। आखिर वह इतना घमंडी क्यों है? क्या उसने वाकई सोचा था कि कोई उसकी परवाह करेगा? अगर वह उस शक्तिशाली प्राणी का दोस्त ना होता तो हमें वहां भेजा ही नहीं जाता। एक दासी ने शाप दिया क्योंकि उसे अपमानित महसूस हुआ कि एक दयनीय स्वर्ग लोक साधक ने उसे मना कर दिया था। उसने कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इसके बजाय तुम्हें खुश होना चाहिए, हम बच गए, अब हमें उस बेकार आदमी से कोई मतलब नहीं है, एक और नौकरानी ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। जैसे ही नौकरानियां जा रही थी, गलिन दूर से आया। क्या हुआ? तुम उस आदमी के कमरे में क्यों नहीं हो? गलिन ने उनके सामने रुकते हुए
पूछा, उसने हमें जाने को कहा। मुझे लगता है कि उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, या शायद वह दूसरों के साथ रहना ही नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ पढ़ रहा था, शायद यही कारण है। नौकरानियों ने जवाब दिया, ये सही है। फिर जब दक्ष ने उसे रात के खाने के लिए आने के लिए कहा तो उसने कहा कि वह पढ़ाई कर रहा है। ये ठीक है, तुम जा सकती हो, तुमने खाना देकर अपना काम कर दिया, अब हमारा काम खत्म हो गया है, गलिन ने नौकरानियों से कहा। हाँ युवा मिस, नौकरानियों ने जाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि वह पढ़ नहीं रहा होगा, मैं आखिरकार उसे कुछ देने जा रही हूँ, अगर वह मना कर देता है तो ये बहुत बुरा होगा, गलिन ने सोचा और वह दक्ष के कमरे की ओर चलने लगी। इस बार भी उसने अंदर आते समय दरवाजा नहीं खटखटाया। दक्ष ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, उसने अपना ध्यान रोक दिया, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोली। वह देखना चाहता था कि वह कौन है, लेकिन वह ये भी जानना चाहता था कि वह व्यक्ति यहाँ किस लिए आया है। वह अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहा था, जबकि वह अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करके हर चीज पर नजर रख रहा था। जैसे ही गलिन कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि दक्ष सो रहा था। वह उसे जगाना चाहती थी, लेकिन वह उसे एक खास तरीके से जगाना चाहती थी ताकि वह उसके इरादों और उसकी गंभीरता को स्पष्ट रूप से जान सके। मैं वह खेल खेलती हूँ जिसे मैं हारने का जोखिम उठा सकती हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, गलिन ने सोचा और वह दक्ष के करीब आ गई। वह दक्ष के पैरों के पास बैठी उसके मासूम सोते हुए चेहरे को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि दक्ष सब कुछ देख सकता है। उसने अपने हाथ बढ़ाकर दक्ष की पैंट पकड़ ली और उसे नीचे करके उसकी मर्दानगी दिखा दी। उसने अपनी कोमल उंगलियां उसके चारों ओर रखी और अपना हाथ ऊपर नीचे चलाने लगी। क्या बकवास है, ये लड़की मुझे सोते समय मुख में थून देगी। दक्ष ने भों सिकोड़ना था कि जुन ने उसे रोक दिया। रुको, इतनी जल्दी क्या है, उसे वह करने दो जिसके लिए वह यहाँ आए हैं, जुन ने दक्ष के दिमाग में कहा। तुम्हारा क्या मतलब है कि उसे ऐसा करने दो, मेरा मूल भ्रष्ट हो जाएगा, दक्ष ने जवाब दिया। मुझे उसे रोकना होगा, बस इतना करने से यह भ्रष्ट नहीं होगा। जब तक आप उचित नहीं करते तब तक आप ठीक रहेंगे। वास्तव में आप इससे भी छुटकारा पा सकते हैं, या आप अपने हाथों का उपयोग करके खुद को शांत कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों से आप पर कोई असर नहीं होगा। चूंकि वह यहाँ है इसलिए उसे ये सब करने दे, यह आपकी हिंसक यान ऊर्जा को शांत कर देगा। जुन ने दक्ष से कहा, बेवकूफ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इतना सब ठीक है। मुझे लगा कि हर चीज मुझ पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं दूसरों के साथ भी ऐसा करता और मुझे पूरे दिन इस तरह से तकलीफ नहीं होती। दक्ष ने जुन को डांटा, तो फिर मैं तुम्हें एक लड़की द्वारा प्रताड़ित होते कैसे देख सकती थी। तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो, इसे मेरा बदला समझो। बस खुश रहो कि मैंने इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींचा और तुम्हें सच बता दिया। आनंद लो, कसन ने कहा और बोलना बंद कर दिया। गलिन अभी भी अपने हाथ ऊपर नीचे हिला रही थी। उसकी उंगलियां दक्ष की तलवार के चारों ओर लिपटी हुई थी, जो हर सेकंड बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। जब तक कि वह पूरी तरह से खड़ी नहीं हो गई, वह अभी भी नहीं उठा है। वह बहुत गहरी नींद में सो रहा है। भगवान, कोई उसे मार भी सकता था और उसे पता भी नहीं चलता। गलिन ने दक्ष के चेहरे को देखते हुए सोचा, जो अभी भी सो रहा था, कम से कम कोई तो उठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा और देखा कि उसके हाथ में क्या था। अपना मुंह खोलकर उसने उसे अंदर ले लिया। हम कमरे में चुस्कियां की आवाजें गूंजती रही, लेकिन दक्ष ने अपनी आंखें नहीं खोली। इस समय उसे यह अजीब लग रहा था। अगर उसने उसकी आंखें खोली तो उसे या तो उसे अभी अस्वीकार करना होगा या पूरी तरह से जाना होगा, जिससे वह भ्रष्ट हो जाएगी। अगर वह जाग जाता है और उसे मुख में थून करने देता है तो वह उससे और मांगेगी। बेहतर है कि जब वह मुख में थून कर ले तब जाग जाए और फिर उसे बताए कि वह ऐसा नहीं कर सकता है। भगवान, क्या मैं कोई घटिया काम कर रहा हूँ? कोई बात नहीं, मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, है ना? लेकिन फिर भी किसी भी मामले में अब बहुत देर हो चुकी है, उसे अपना काम पूरा करने देना ही बेहतर होगा, ने सोचा और उसे ऐसा करने दिया। गलिन की बात जारी रहने में 10 मिनट बीत गए, लेकिन दक्ष नहीं उठा। गलिन ने अपना सिर पीछे करके दक्ष की तरफ देखा, वह अभी भी सो रहा है। क्या वह नींद का देवता है या कुछ और? उसने फिर कहा, उम्मीद है कि रिहाई के बाद वह जाग जाएगा। 5 मिनट के बाद दक्ष अंततः गलिन के मुंह के अंदर ही मुक्त हो गया। ये वह समय था जब उसने अपनी आंखें खोली। गलिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा हाथ तुमने क्या किया? दक्ष ने अनजान बनते हुए पूछा। मैंने वही किया जो मैं करना चाहती थी, मैं इस खेल में पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहती हूँ, गलिन ने कहा। इससे पहले कि वह निगल पाती, उसने दक्ष के हाथों को पकड़ा और उन्हें अपने अल्पविराम पर रख दिया। तुम क्या कर रहे हो? दक्ष ने फिर पूछा। मैं वही कर रही हूँ जो हम दोनों को करना चाहिए, मैं पूरी तरह से तुम्हारी होना चाहती हूँ, गलिन ने सीधे कहा। मुझे खेद है लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, दक्ष ने जवाब दिया और उसने अपने हाथ उसके मुलायम अल्पविरामों से हटा लिए। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, अब वह नियंत्रण में था क्योंकि उसने अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को कुछ हद तक बाहर निकाल दिया था। उसे पूरी तरह से जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं वास्तव में इस समय ऐसा नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि तुम सुंदर नहीं हो या कुछ और, तुम सच में सुंदर हो। बात बस इतनी है कि मैं अभी किसी दूसरी लड़की के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, कृपया चले जाओ, दक्ष ने लड़की से कहा। सांस लड़की निराश लग रही थी, लेकिन उसने दक्ष पर दबाव नहीं डाला।
डाला, वह बिस्तर से उतर गई। तुम अभी तैयार नहीं हो क्या? इसका मतलब है कि भविष्य में कोई मौका है? उसने दक्ष से पूछा। मैंने भविष्य नहीं देखा है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। गलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं इसे हाँ ही मान लूंगी। वह वापस मुड़ी और अपने कपड़े ठीक से व्यवस्थित करने के बाद चली गई। दक्ष अभी भी बिस्तर पर बैठा था, उसने अपनी पैंट फिर से ठीक से पहन ली। आखिरकार मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। जून, तुम वाकई परेशान करने वाली हो। अगर तुमने पहले सच कहा होता तो ये बहुत आसान होता, दक्ष ने बिस्तर पर बैठते हुए जून से कहा। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं गलत था, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, जून ने जवाब दिया। ये बेहतर है, दक्ष ने जवाब दिया और उसने फिर से ध्यान करना शुरू कर दिया। रात सन्नाटे में बीत गई और जल्द ही दिन का समय हो गया। दक्ष को एक बार फिर नाश्ते के लिए आमंत्रित किया गया और जो उसे आमंत्रित करने आया था वह फिर से गलिन था। इस बार दक्ष ने जीशान को भी अपने साथ ले लिया और उसे उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं और अधिक अध्ययन करना चाहती थी, मैं बाद में नाश्ता भी कर सकती हूँ, जीशान ने आह भरते हुए दक्ष से कहा। तुम बाद में भी पढ़ाई कर सकती हो, कुछ भी नहीं चल रहा है। आज मेरे साथ चलो, हम नाश्ता करेंगे और फिर एक खास कार्यक्रम देखने जाएंगे, तुम्हें ये पसंद आएगा, दक्ष ने जवाब दिया। आह ठीक है, जीशान ने सहमति जताते हुए कहा। वैसे क्या कोई तुम्हारे कमरे में भी घुस आया था? क्या मतलब है तुम्हारा? दक्ष ने पूछा। कल रात कुछ लड़कियां मेरे कमरे में घुस आए, उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा साथ देने के लिए भेजा गया है, जीशान ने दक्ष से कहा। क्या कोई तुम्हारे कमरे में भी घुस आया था? क्या ऐसा हुआ? दक्ष ने गलीन से पूछा। हाँ, हमने कुछ लड़कियों को उसके साथ रहने के लिए भेजा था क्योंकि हमें लगा कि उसे उनकी सेवा की जरूरत पड़ सकती है, गलिन ने जवाब दिया। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, ये ठीक है, दोबारा ऐसा करने की कोशिश मत करना, असल में वह लड़कियों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता है, दक्ष ने गलिन से कहा। बिना किसी गुस्से के उससे बात करते हुए उसे जीशान से यह पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि उसने क्या किया, क्योंकि वह पहले से ही आश्वस्त था कि जीशान ने ही शायद उन्हें बाहर निकाल दिया होगा। उन्हें और जीशान को फिर से कुलपति के प्रांगण में ले जाया गया जहां उन्होंने नाश्ता किया। आप लोग कब जा रहे हैं? दक्ष ने नाश्ता खत्म करते हुए कबीले के मुखिया से पूछा। 2 घंटे में, गुवांग ने दक्ष को जवाब दिया। हम तब अपने कमरों में होंगे, हमें बताइए कि आप कब जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम भी मिलेंगे, दक्ष ने जीशान के साथ जाने से पहले कबीले के मास्टर से कहा। दक्ष को जाते देख गवान खड़ा हो गया, वह मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। वह हमारे साथ आ रहा है, आज का दिन अच्छा होने वाला है, बाहर उसके करीब रहना सुनिश्चित करें ताकि लोगों को पता चले कि आपके और उसके बीच कुछ चल रहा है, इससे वे भविष्य में हमारे खिलाफ कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचेंगे, उन्हें हमारी पहुंच का पता चल जाएगा, उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहा। गलिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं करूंगी पिताजी, कल रात कैसी रही, क्या तुम उसे पकड़ने में कामयाब हो गई? गुवांग ने आगे पूछा, जिस पर उसकी बेटी ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि वह एक सज्जन व्यक्ति है, वह कहता है कि वह इस समय ऐसा नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि वह चाहता है कि पहले रोमांटिक आकर्षण हो न कि कामुक आकर्षण, गलिन ने उत्तर दिया। तो फिर उसे वह दो जो वह चाहता है, मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे कैसे करते हो, मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ, गुवांग ने जाने से पहले गलिन से कहा। मैं भी उन्हें अपने पति के रूप में चाहती हूँ पिताजी, मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूंगी, गलिन ने अपनी मुट्ठी भींच हुए कहा। जल्द ही 2 घंटे बीत गए। दक्ष और जीशान दोनों एक ही कमरे में बैठे थे। जब गलिन ने उन्हें बताया कि अब जाने का समय हो गया है, वे दोनों उठ खड़े हुए और गलन के साथ चलता हुए कमरे से बाहर चले गए। वे तीनों चल रहे थे जब गवान भी उनके साथ आ गया। बहन लिन, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ छिपी थी? गुरेन ने पूछा। मैंने सुना है कि तुम कल उसके साथ बाजार गई थी। मैंने किया, गुलिन ने जवाब दिया। यह मजेदार भी था। ततो गुरेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने अगले शब्द कैसे कहे। वह चाहता था कि गलिन कहे कि यह झूठ है, उसने हाल ही में दूसरों से इस बारे में सुना था। लोगों ने बताया कि वह घोड़े पर एक काले बालों वाले आदमी के साथ थी जो उसके करीब ही खड़ा था। उसे विश्वास था कि यह झूठ है। गलिन कभी किसी के करीब नहीं गया, उसे छूना तो दूर की बात है, लेकिन ये देखकर कि कम से कम कहानी का पहला भाग सच था, गुरे दंग रह गया। तुम्हें क्या चाहिए, सीधे सीधे बताओ पिताजी, और बाकी लोग बाहर इंतजार कर रहे हो, गुलिन ने गुरेन को याद दिलाया जो हकला रहा था। कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है, चलो चले, गुरेन ने कहा। क्योंकि उसने कुछ न बोलने का फैसला किया था। दक्ष और अन्य लोग कबीले से बाहर निकले तो उन्हें एक पंक्ति में दर्जनों फ्लाइंग ईगल खड़े मिले। गु कबीले के सदस्य भी वहां खड़े थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हो। तुम यहाँ हो, हम आखिरकार जा सकते हैं, आओ मेरे साथ आगे बैठो, मैंने तुम्हारे लिए भी एक ईगल की व्यवस्था की है, गवांग ने हंसते हुए दक्ष से कहा। और वह दक्ष ने गुवांग से अपने दोस्त की ओर इशारा करते हुए पूछा, मुझे लगता है कि उसे आपके साथ साझा करना होगा, चूंकि ईगल्स अपने से कमजोर किसी को भी अपनी सवारी नहीं करने देते हैं। ईगल को नियंत्रण में रखने के लिए एक मजबूत व्यक्ति की जरूरत होती है, गुवांग ने दक्ष से कहा। ठीक है, हम खुद आएंगे, दक्ष ने मुस्कुराते
इतराते हुए जवाब दिया, तुम आगे बढ़ो, हम पीछे पीछे आएंगे। तुम्हारा जानवर कौन सा जानवर है? ये गुवांग ने उत्सुकता से पूछा। दक्ष ने सांप सम्राट को बाहर निकाला, जिसे पहले ही सब कुछ बता दिया गया था। दक्ष ने पहले ही उसे बता दिया था कि वह अपनी साधना को छिपाए रखे और साथ ही अपने सबसे बड़े आकार में भी रहे। जैसे ही सर्प सम्राट बाहर आया, उसने शहर के ऊपर आधे आकाश को ढक लिया। क्या गवान का मुंह खुला रह गया जब उसने सांप सम्राट को देखा? ड्रैगन गुवांग ने आश्चर्य से कहा। जब उसने आकाश में विशाल जानवर को देखा, बिल्कुल नहीं, वह मेरा पुराना सांप है, ड्रैगन से कहीं बेहतर। दक्ष ने गुवांग से इतराते हुए कहा, क्या वह बहुत बड़ा नहीं है? मेरा मतलब है वह अकेले ही पूरे कबीले को ले जा सकता है। अगर हम इतने बड़े जानवर के साथ जाते तो यह अजीब होता। बेहतर होता अगर वह उसके आकार का 5वां हिस्सा होता, गुवांग ने आह भरते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, ये ठीक है, यदि आप इसमें आना चाहते हैं तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। 5वां हिस्सा ये भी संभव है, दक्ष ने सीटी बजाते हुए कहा। सर्प कुमार 80 पर छोटे हो जाओ, उसने सर्प सम्राट को आदेश दिया। सांप सम्राट ने कोई विरोध नहीं किया और छोटा हो गया। वह अभी भी अन्य जानवरों की तुलना में बहुत बड़ा था, लेकिन कम से कम अब वह विशाल काय नहीं था। क्या ये बेहतर है? दक्ष ने पूछा। यह और भी छोटा हो सकता है। क्या ये कोई दिव्य जानवर है? गुवांग ने भौं सड़ते हुए पूछा। दिव्य राक्षस? मेरा मतलब है, मुझे पता है कि सांप सम्राट दुर्लभ है, लेकिन यह इतना दुर्लभ भी नहीं होना चाहिए कि वे उसे पहचान भी ना पाए। क्या संत राजा ने यह नहीं कहा था कि अमर दुनिया में अपने समय के दौरान उसे बहुत से लोग मिले थे? दक्ष ने भौं सिकोड़ना हो कि यह राज्य तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इससे ये पता होना चाहिए जब तक कि सांप सम्राट बहुत पहले विलुप्त हो गए और भुला दिए गए। उसने आश्चर्य व्यक्त किया। यह मेरे लिए एक साधारण जानवर है, वैसे भी मुझे दिशा नहीं पता है, इसलिए आपको आगे बढ़ना होगा। मैं आपके पीछे चलूंगा, दक्ष ने गुवांग से कहा। मैं ऐसा करूंगा। गुवांग आगे बढ़ा और उस बाज पर बढ़त ले ली जो बाकी बाजों से आगे खड़ा था। जैसे ही दक्ष जाने वाला था, गलिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्या चाहिए? दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। क्या मैं भी इस दिव्य जानवर पर आपके साथ आ सकता हूँ? गुलिन ने प्यार से पूछा। लेकिन बहन लिन, क्या आप आज मेरे साथ नहीं आ रही थी? गुरिन ने आगे बढ़ते हुए विरोध किया। मुझे पता है, लेकिन आप ईगल को अकेले ले जा सकते हैं, मैं उसके साथ आऊंगा, गलिन ने जवाब दिया। ऐसा रोज नहीं होता कि मुझे इस तरह की किसी चीज पर बैठने का मौका मिले, लेकिन मेरा निर्णय अंतिम है। किसी भी मामले में पिताजी के अलावा आप ये ईगल पर अकेले सवारी करेगी, यह गर्व करने लायक बात होनी चाहिए। मना मत करना, अगर आपको अकेले जाने में कोई समस्या है तो आप पिताजी के साथ बैठ सकती है, गलिन ने कहा। क्योंकि उसने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया था, तो क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? गुलिन ने फिर से दक्ष से पूछा, क्योंकि उसने गुरिन को अनदेखा कर दिया था। ठीक है, आप आ सकते हैं, दक्ष ने उत्तर देते हुए कहा। जीशान भी उड़ सकता था, क्योंकि वह स्वर्गलोक में था। जहां तक गलिन की बात है, वह जीशान से भी ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए वह भी उड़ गई। बाकी लोगों ने भी अपने ईगल्स पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया, यहाँ तक कि गुरेन भी अपने ईगल के पास चला गया, जिसे उसे आज गलिन के साथ साझा करना था। लेकिन ये सब दक्ष की वजह से वह ऐसा नहीं कर सका। वह बहुत निराश था। क्या सभी तैयार है? गवान ने सभी से पूछा। पुष्टि के बाद ही उसने उड़ान भरना शुरू किया। सांप सम्राट भी गवान के पीछे उड़ने लगा। जीशा पीछे बैठा था और उसने फिर से वह किताब खोली जो उसे दक्ष ने दी थी। उसने खुद को किताब में डूबो हुए पढ़ना शुरू कर दिया। जहां तक गलिन की बात है, वह इतनी जगह होने के बावजूद दक्ष के करीब ही रही। उसका कंधा दक्ष के कंधों को छूता रहा। ये जगह बहुत अच्छी है, ये किसी बिस्तर से कम नहीं है, बहुत विशाल और मुलायम। मुझे लगता है कि आप चांद के नीचे इस पर उड़ सकते हैं, अपनी प्रेमिका के साथ रोमांटिक हो सकते हैं, गुलिन ने हंसते हुए कहा। अल्पविराम, तुम्हें लगता है कि उसने पहले ऐसा प्रयास नहीं किया? दोबारा सोचो, कहीं से एक रहस्यमय आवाज आए। ये किसने कहा? गुलिन ने आश्चर्य से कहा। छोटे स्नेकी, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि शोर मत मचाओ? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए कहा। चलो, तुमने सचमुच मुझसे घंटों तक चुपचाप बैठने की उम्मीद नहीं की थी, है ना? तुम भाग्यशाली हो कि मैंने पहले कुछ नहीं कहा। इसी में खुश रहो, शेख मनाकर है, गलिन ने चौंककर पूछा। ये सही है जिसे आप दिव्य प्राणी कहते हैं? वह सिर्फ डींगे हाँकने वाली बात है, लेकिन वह बोल सकता है। वह मेरा साथी भी है। मुझे लगता है कि आप भूल गए, लेकिन जब आपने मुझे देखा तो वह भी मेरे साथ तालाब में था, दक्ष ने जवाब दिया। तो फिर उसने तुम्हारे बारे में पहले क्या कहा था? क्या तुम किसी लड़की को यहाँ लाए थे और उसके साथ रोमांटिक थे? गुलिन ने भौं सुनाता हूँ, मेरी 6 पत्नियां हैं, इसलिए मैं कल रात तुमसे दूर रहा, दक्ष ने जवाब दिया। अगर बस इतना ही है तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम्हारी साथी हो सकती हूँ, गलिन ने हंसते हुए कहा। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम इस बारे में चिंतित थे। खैर, यह सब भूल जाओ, मैं ये सब स्वीकार करती हूँ और मैं तुम्हारी होने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही गलिन ने बात की, उसने फिर से दक्ष की जागों को धीरे से रगड़ा। खांसी खांसी, युवती तुम कुछ भूल रही हो, मैं भी यही हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात की चिंता है कि तुम उसे स्वीकार करोगी या नहीं। उसे अपनी पत्नियों के बारे
बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए जो उसे मार डालेंगे। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? दक्ष जीशान ने बीच में बोलते हुए पूछा। वह नहीं चाहता था कि क्षण भर के लिए वासना में खो जाने के कारण दक्ष बाद में परेशानी में पड़ जाए। खांसी, यह सही है। जैसा कि मैंने कहा, मैं अभी एक नए रिश्ते में आने के लिए तैयार नहीं हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। क्या तुम्हें यकीन है? गलिन ने दक्ष के कान में फुसफुस हुए कहा। उसने अपना हाथ वहां रखा जहां उसे नहीं रखना चाहिए था। उसने दोबारा पूछा भी नहीं और अपना हाथ दक्ष की पैट के अंदर डाल दिया, उसकी तलवार पकड़ ली और फिर उसे हिलाना शुरू कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम ये सब करोगी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मुझे वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन इससे कुछ भी गंभीर होने की उम्मीद मत करो, दक्ष ने लड़की को याद दिलाया, उसे रोकते हुए। नहीं, चुनकी स्नैक सम्राट दूसरे के ऊपर उड़ रहा था, इसलिए ऊपर क्या हो रहा था ये कोई नहीं देख सकता था सिवाय जीशान के, जिसने भी देखना बंद कर दिया था। उसने अपना काम किया। इसके बाद ये दक्ष पर था कि वह इसे कैसे संभालना चाहता था। ये ठीक है, अब मैं वास्तव में ये करना चाहती हूँ, मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है, गुलिन ने कहा और फिर से चेन की पेंट को थोड़ा नीचे किया और फिर छोटे चेन को बाहर निकाला। उसने जल्द ही उसे अपने मुंह में ले लिया। जहां तक दक्ष की बात है, उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी, अगर वह उसकी अत्यधिक ऊर्जा को बाहर निकालने में उसकी मदद करना चाहती थी तो वह उसे रोकने वाला नहीं था। एक छोटे से सत्र के बाद गलिन ने अपना सिर उठाया और अपने मुंह में जो कुछ था उसे निगल लिया। दक्ष ने भी अपनी पेंट ठीक की। जो कुछ उसके साथ हो रहा था उससे वह अभी भी खुश था, लेकिन ये बुरा भी नहीं था क्योंकि उसे कुछ अतिरिक्त ऊर्जा बाहर निकालने का मौका मिल रहा था। गुलिन के लिए भी यह बुरा नहीं था क्योंकि वह नहीं जानती थी, लेकिन जैसे जैसे उसने दक्ष की शुद्ध ऊर्जा को निगला उसकी क्षमता भी थोड़ी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था मानो ये दोहरी साधना का एक छोटा संस्करण था जिसमें दोनों प्रतिभागियों को लाभ मिलता था। दक्ष ने तो ये भी सोचा था कि क्या उसे अन्य महिलाओं को भी बाहर लाना चाहिए, लेकिन उसने योजना छोड़ दी क्योंकि ऐसा करना बहुत संदिग्ध होगा। एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक स्वर्गीय व्यक्ति का मित्र और समान रूप से निम्न स्तर की लड़कियों से विवाहित उसकी सर्वोच्च व्यक्ति की दिखावटी छवि प्रभावित होने वाली थी। इस प्रकार वह महिलाओं को बाहर नहीं लाया और सिर्फ जीशान के साथ ही रहा, हमेशा की तरह बढ़िया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जितना ज्यादा समय मैं तुम्हारे साथ बिताती हूँ उतना ज्यादा मैं तुम्हारी ओर आकर्षित होती हूँ। लेकिन चिंता मत करो, मैं चिपकूंगी नहीं, मैं इंतजार करूंगी कि तुम खुद मुझे स्वीकार करो, तब तक मैं खेलों का मजा लूंगी। गुलिन ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा, तुम खेल खेल रहे हो लेकिन अपनी उम्मीदें बहुत ज्यादा मत रखो, दक्ष ने गुलिन से तीखी आवाज में कहा। अब जब वह शांत हो गया तो उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान कर शुरू कर दिया। ये बात उसे अच्छी लग रही थी। उसने महसूस किया कि अपनी अतिरिक्त यांग ऊर्जा को मुक्त करने के बाद वह बहुत बेहतर और तेजी से ध्यान करने में सक्षम हो गया था। उनका स्थिरीकरण और भी तेजी से आगे बढ़ा। अल्पविराम गलिन ने दक्ष को परेशान नहीं किया और सीधे सामने देखते हुए उसके बगल में बैठ गई। यह यात्रा लगभग 1 घंटे तक चली, जिसके बाद ईगल्स की तरह स्नैक मोनाक भी नीचे जाने लगा। हम वहां हैं, जागो, गुलिन ने दक्ष के हाथ खींचकर उसे जगाया। मैं सो नहीं रहा हूँ, चिंता मत करो, दक्ष ने जवाब दिया और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर आगे देखा। जब उसने आगे देखा तो उसे हजारों मील तक फैला एक मैदान दिखाई दिया। मैदान के विभिन्न हिस्सों में लोगों के समूह खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। चील और सांप राजा भी मैदान पर उतरे। सभी लोग एक क्षण की भी देरी किए बिना अपने अपने वाहन से उतर गए। दक्ष और गलिन भी नीचे उतर गए। बहन लिन, क्या आप ठीक है? दक्ष को नीचे आए 1 सेकंड भी नहीं हुआ था कि गुलिन उनके पास आ गया। मेरे साथ क्या होगा? गुलिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरी यात्रा वाकई मजेदार थी। जब गुलिन ने लड़की की बातें सुनी तो वह परेशान भी हुआ और ईर्ष्या भी, लेकिन जो उसने देखा उससे उसे और भी ज्यादा झटका लगा। जैसे ही उसने गलिन को स्पष्ट रूप से देखा, उसने उसके होठों पर कुछ सफेद चीज देखी। उसे अंदाजा था कि यह क्या हो सकता है, लेकिन उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। बहन लिन, आपके होठों पर कुछ है, उन्होंने इशारा करते हुए कहा। गुलिन ने अपने होठों को छुआ और दंग रह गई। ऐसा लगा जैसे कोई रोशनी पीछे रह गई हो जिससे वह निगलना भूल गई हो। उसने अपनी उंगली चाटने से पहले अपने लाल होठों को साफ करने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल किया। सब बहन लिन, वह क्या था? गुलिन ने बहे सड़ते हुए पूछा। वही सीनियर चेन की भूमि से एक व्यंजन था। जब हम साथ में यात्रा कर रहे थे तो हम सब ने इसे खाया था। ये बहुत मीठा और नमकीन था, बहुत स्वादिष्ट, गुलिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आह, क्या मैं भी देख सकता हूँ कि वह क्या था? गुलिन ने पूछा। मैं भी इसका स्वाद लेना चाहता हूँ। दक्ष ने एक पल के लिए गुलिन को अजीब तरह से देखा। वह उस आदमी को सिर्फ इतना कहने के लिए लात मारना चाहता था, माफ कीजिए, लेकिन वह खत्म हो गया था। वह आखिरी बैच था। गलिन ने बहाना बनाया। दक्ष की ओर देखते हुए उसने कहा, अन्यथा मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास और अधिक हो। मास्टर चेन, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे साथ आइए। गवान की आवाज दूर से आई। दक्ष गुलिन को नजरअंदाज करते हुए गवान के पीछे चला गया। वह जानता था कि गुलिन उससे ईर्ष्या करती है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। गुलिन भी दक्ष के पीछे चला गया। अल्पविराम, सभी लोग एक दूसरे से
इतनी दूर क्यों खड़े हैं? दक्ष ने गवान से पूछा। उससे आश्चर्य हो रहा था कि सभी लोग वहां क्यों खड़े हैं। वे शाही परिवार के आने का इंतजार कर रहे हैं। यह एक परंपरा है, प्रत्येक कबीला एक दिशा लेता है और शाही परिवार के आने का इंतजार करता है। जो बीच में उतरेगा उसके बाद ही हम पहुंचते हैं, गुवांग ने बताया। शाही परिवार कितना शक्तिशाली है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। उसने गवान की ताकत पहले ही देख ली थी, जो उसकी नजर में ज्यादा नहीं थी। जहां तक राजा का सवाल है, उसे यकीन था कि उस आदमी में भी कोई ताकत नहीं हो सकती। दक्ष को अमर दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत पता था। वह जानता था कि वह चारों दिशाओं के 4 सम्राटों जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी वह उनके सर्वोच्च रैंकिंग वाले जनरल जितना ही शक्तिशाली था। इसलिए वह मानता था कि वह किसी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह यहाँ किसी को भी पा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति अमर दुनिया में दूसरे सबसे ऊंचे स्थान पर ना हो। उसे संदेह था कि वह यहाँ उसे पा सकता है। राजा, अगर मैं अनुमान लगाऊं तो वह मुझसे 2 गुना ताकतवर है, गुवांग ने जवाब दिया। तुमसे दुगना ताकतवर? उस मामले में ये बहुत कमजोर है, दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए कहा। 2 बिजली के बोल्ट खाने के बाद वह इसी स्तर पर पहुंच गया था। अमर दुनिया का ये हिस्सा बहुत पीछे था। वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका साधना क्षेत्र क्या है? बवांग ने पूछा। कुछ ही घंटों में तुम्हारे शाही परिवार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, दक्ष ने स्पष्टता से उत्तर दिया। बस इतना ही तुम्हें पता होना चाहिए। आह ठीक है। गवान को समझ में आ गया कि दक्ष को अपने साधना क्षेत्र के बारे में बात करना पसंद नहीं है। उसने इस बारे में और बात न करने का फैसला किया था। जब दक्ष भगवान के पास खड़ा था तो उसने कई लोगों की नजरें अपनी ओर खींच ली। दूसरे कबीलों के सभी नेता उस युवक को देख रहे थे जो उस रहस्यमय सांप जानवर पर सवार होकर आया था। ये लड़का कौन था? वह गु कबीले का सदस्य नहीं लग रहा था। क्या वह गु कबीले का कोई गुप्त सदस्य था? वह निश्चित रूप से गवान के साथ खड़ा था, जैसे कि वह गु कबीले का सबसे बड़ा आदमी था। ज्यादातर लोगों को लगा कि दक्ष भी ट्रायल में हिस्सा लेने जा रहा है। कुछ लोग तो हैरान भी थे कि गवान दक्ष के प्रति इतना सम्मान क्यों दिखा रहा था। जब हर कोई दक्ष के बारे में सोच रहा था तो लोगों का एक और समूह गोल्डन क्रेन पर बैठा हुआ आया। मुझे कहना होगा ये बहुत ही सुंदर जानवर है, दक्ष ने गोल्डन क्रेन की ओर देखते हुए कहा। कितने खूबसूरत जानवर हैं, मेरे सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उसके पीछे से एक और आवाज आई। पीछे मुड़कर दक्ष ने देखा कि सांप सम्राट उसके चारों ओर उड़ रहा है। ये सांप बोल सकता है? गू ने आश्चर्य से कहा। अल्पविराम।